जय हिंद मेरे बच्चों, मैं सुमित सर मैथ्स वाले सर चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए अपना चैप्टर नंबर 5 जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब जिसे हम प्यार से कहते हैं एपी। एपी एक अच्छा चैप्टर है, आपको पढ़ने में काफी मजा आएगा। और सबसे मेन चीज 5.1 एक्सरसाइज जो हम अब आज पढ़ने वाले हैं, इसमें पूरी एक्सरसाइज में आपको ना इतना अच्छा बेसिक बताऊंगा मैं कि ये पूरा की पूरा आपको मतलब ये मान के चलिए कि चैप्टर कवर करवा देगा। तो आपको कॉन्सेंट्रेट होके बिल्कुल फोकस्ड होके इस पूरे वीडियो को देखना है और आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, इस पे प्रैक्टिस भी करना है अच्छे से। बिल्कुल पूरा टाइम निकाल के इसको लेके बैठना है, ऐसे नहीं कि आप बीच में कर रहे हो छोड़ के चले गए। आपको बिल्कुल डेडिकेशन के साथ एक बार इसको लेके 2 से 3 घंटे आप अगर पढ़ाई करते हैं तो अच्छे से आप इसको बिल्कुल सॉल्व करें, है ना। और अगर डेडिकेशन करके आप अगर एक क्वेश्चन देख रहे हो तो पूरा क्वेश्चन कंप्लीट जरूर करें, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ के गए तो ये सारा वॉश आउट हो जाएगा और आपको फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं हमारा चैप्टर 5 जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है समांतर श्रेणी। इसका पहले तो मैं आपको मतलब बता दूं। देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है एक ऐसी प्रोग्रेशन या एक ऐसी श्रेणी या श्रृंखला कहूं नंबरों की जो एक समान डिफरेंस या समान अंतर से बढ़ती। चूंकि इसका मतलब ही समान अंतर मतलब समान अंतर मतलब उन दोनों के बीच का डिफरेंस, या कहें हर नंबरों के बीच का डिफरेंस सिमिलर होना चाहिए या कॉमन होना चाहिए। तो एपी जो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट फॉर्म होता है एपी। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बताऊं, मैंने कुछ यहाँ पे सीरीज लिख रखी है। पहली सीरीज ये है, दूसरी है, तीसरी है। तो हम चेक करते पहले ये एपी है या नहीं, एपी को हम किस तरीके से एपी मानेंगे। ठीक है, तो वैसे सीरीज ये सारी कहलाएंगी, ये सारी किसी खास पैटर्न से आगे बढ़ रही है, लेकिन जो कॉमन डिफरेंस से आगे बढ़ेगी हम उसी को जो है एपी मानेंगे, अदरवाइज हम उसको एपी नहीं मानेंगे। ठीक है, तो जैसे बात करूं यहाँ पे पहला इसका जो डिजिट दे रखा है 2 दे रखा है, पहला नंबर 2 है फर्स्ट टर्म यहाँ पे, और सेकंड टर्म यहाँ पे 4 है। अगर मैं बात करूं इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर मैं निकालू तो 4 में से 2 को जब मैं माइनस करूंगा तो यहाँ 2 बचेगा। ठीक है, अब मैं देखो ये दोनों जो टर्म है इन दोनों को अगर मैं डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस निकालू, मतलब 6 में से 4 जब जाएगा तब भी यहाँ 2 बचेगा। एज इट इज अगर मैं 6 और 8 का डिफरेंस निकालू, मतलब 8 में से 6 को माइनस करूं तब भी यहाँ पे 2 बचेगा। तो देख के ही लग रहा है कि हर बार कॉमन कितना निकला है, कॉमन डिफरेंस 2 निकला है। इट्स मीन कि ये हमारी एपी हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं जो अपना नेक्स्ट पैटर्न दे रखा है, नेक्स्ट जो हमारी प्रोग्रेशन है, जैसे 2 के बाद 3, मतलब इनका कॉमन डिफरेंस हमें कितना मिल जाएगा, 1 मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर बात करूं 5 और 3, इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस चेंज हो गया है, मतलब यहाँ पे अगर 1 आता तो ये एपी होती, लेकिन 1 के बाद क्या आ गया, 2 आ गया। इट्स मीन की हमारी एपी नहीं हो सकती। आगे बात करो इसकी तो 1 2 3, मतलब इनके बीच का डिफरेंस 1 1 1 दिख रहा है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ ऊपर स्क्वायर है, एक का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 1 और 4 के बीच का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा 3, और 4 और 9 के बीच का डिफरेंस हो जाएगा 5। इसका मतलब कि ये भी हमारा कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो ये भी हमारी एपी नहीं हो सकती। तो इस तरीके से हमें पूरी एक्सरसाइज में बस यही पता करना है क्या एपी है और क्या नहीं है, और अगर है तो किस तरीके से कॉमन डिफरेंस हम लोग निकालेंगे, या कॉमन डिफरेंस के बेसिस पे किस तरीके से हम एपी का पता लगाएंगे। ये सारी चीजें पूरी एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है। तो 5.1 पूरी की पूरी भरी पड़ी इन्हीं क्वेश्चन से। ठीक है, कुछ बातें आपको याद रखना पड़ेगी, जैसे फर्स्ट टर्म, किसी भी एपी की जो ये फर्स्ट टर्म होती है, जैसे मान लीजिए ये एपी की फर्स्ट टर्म है 2, तो फर्स्ट टर्म को आप हमेशा किससे डिनोट करेंगे, ए से। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमेशा आपकी ए रहेगी या ए1 रहेगी। और बात करूं अगर आपकी नीचे वाले कॉमन डिफरेंस की, तो कॉमन डिफरेंस हम किसको कहते हैं, जब भी दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस निकलता है उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो कॉमन डिफरेंस को आप हमेशा डिनोट करेंगे डी से। ठीक है, इसको डी बोलेंगे। तो डी और ए का आपको विशेष ध्यान रखना है। पहला टर्म जो रहेगा हमारा ए रहेगा, उसके बाद जो कॉमन डिफरेंस रहेगा उसको हम डी से बोलेंगे, शॉर्ट फॉर्म रहेगी। एपी हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ कीवर्ड से जो आपको यूज करने पूरी एक्सरसाइज में जो आपके काम आएंगे। अब मैं बात करूं किसी भी श्रृंखला में या किसी भी श्रेणी में या किसी भी प्रोग्रेशन में, ठीक है, कोई खास पैटर्न दे रखा है, तो पहला वाला अगर हमारा ए1 हो गया तो दूसरा वाला टर्म क्या होगा, ए2 होगा, तीसरा वाला टर्म ए3 होगा, और चौथा वाला टर्म ए4 होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई लास्ट टर्म है तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे अगली एक्सरसाइज में, पर फिलहाल इस एक्सरसाइज के लिए इतनी जो है कि आपको कीवर्ड याद रखना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके कॉमन डिफरेंस सेम निकलते हैं तो आपको जो एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि द कॉमन डिफरेंसेस आर सेम। ठीक है, अगर ये सेम नहीं है, सिमिलर नहीं है, तो आप लिखेंगे द कॉमन डिफरेंसेस आर नॉट
सिमिलर, तो वी फाउंड द कॉमन डिफरेंसेस आर सेम। देखो वैसे अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस को पूरा ना लिखते हुए छोटा सा ये भी लिख सकते हैं, वी फाउंड कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, है ना। ये देखो इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक का इतना कोई देखा नहीं जाएगा कि आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, सेंटेंस को किस तरीके से जमाया है। आपने जो बात बताई है वो उसको उसका सेंस बन रहा है कि नहीं, उससे रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैथ्स के अंदर इतना कुछ नहीं देखा जाता है। तो दो तरीके के सेंटेंस है, जो भी आपको समझ में आते हैं आप इसमें से कोई सा भी एक लिख लेंगे, ठीक है। आपके लिए नीचे वाला मैं अधिकतर लिखूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ हर बच्चा इस क्वेश्चन का कुछ ना कुछ सेंटेंस वर्डिंग्स जो है लास्ट में लिख पाए। तो हर बच्चे को तो ये नहीं आता है ना, इसलिए मैंने ये छोटी छोटी चीजें कुछ इसमें डाली है जो आपको दिखेंगी बीच में। तो परेशान नहीं होना है कि सर ने हमको इतना सा लिखा है, सर ने गलत बता दिया, इंग्लिश के हिसाब से सेंटेंस नहीं बनता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है। तो मैं पहले ही बता दूं, मैथ्स में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं देखी जाती है। आप जो भी लिखना चाह रहे हो उससे रिलेट करना चाहिए। तो बच्चों के लिए मैं बना देता हूँ कुछ वर्ड्स, ताकि उन्हें जो है छोटी छोटी बातें समझ में आ जाए, उनके दिमाग में रह जाए और वो उससे कुछ ना कुछ लिख के आ जाए और उनके मार्क्स न कटे, ठीक है। चलिए बढ़ते अपने अभियान पे। एक्सरसाइज 5.1 में हमारा जो पहला क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मैक एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। आपको ये बताना नीचे की जो भी सिचुएशन दे रखी है आपको उसको पहले तो चेक करना है और ये बताना है इनमें से कौन सी इन्वॉल्व है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए और क्यों, उसका रीजन भी हमको बताना है, ठीक है। मतलब कुल मिला के हमें सीधे सीधे चेक करना है कौन सी हमारी एपी होगी और कौन सी नहीं होगी। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15। जो टैक्सी है उसका पहला जो किलोमीटर का फर्स्ट किलोमीटर का जो भाड़ा है वो कितना लेती है, वो ₹15, मतलब 15 रुपए लेती है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। और जो 8 रुपए है वो आगे के जितने भी एडिशनल किलोमीटर आप जोड़ते जाएंगे उसका 8 रुपए बढ़ता चले जाएगा। तो यहाँ पे आपको पहले तो एक एपी क्रिएट करना होगी। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि देखो हमें सिचुएशन को पहले समझना होगा और उसके हिसाब से ही हमें लिखना होगा, तभी हमारा एपी हमें मिल पाएगा और नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम जो है सबसे पहले उसकी पहली कंडीशन अप्लाई करते हैं और उसकी पहली कंडीशन क्या थी कि जो टैक्सी फेयर है ना, जो टैक्सी का भाड़ा है फॉर फर्स्ट किलोमीटर, है ना, जो पहले किलोमीटर के लिए उसका भाड़ा था वो कितना था, ₹15। उसने कहा 15 रुपए भाड़ा है। उसके बाद वो दूसरे किलोमीटर पे जाएगा, मतलब दूसरे पे सीधे तो जाएगा नहीं, पहले वो पहले से दूसरे पे जाएगा, दूसरे से तीसरे पे जाएगा, ठीक है। तो पहले पे 15 था, दूसरे पे वो 8 रुपए जोड़ता चले जाएगा। अब इसके बाद मतलब 15 रुपए एक ही बार लेगा और उस एक ही बार लेगा और उसके बाद हर बार कितने रुपए जोड़ेगा, वो 8 रुपए, ठीक है। तो टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर, यहाँ पे सेकंड नहीं लिखना है, ध्यान रखना। सेकंड मतलब आप सीधे दूसरे पे जा रहे हैं, आप फर्स्ट से दूसरे पे जाएंगे मतलब 2 किलोमीटर तक आप आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो है 15 में आपको 8 जोड़ना पड़ेगा। ये भी हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करा, क्वेश्चन में दे रखा है कि हर बार 8 रुपए जोड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 23 जुड़ के, है ना। उसके बाद अगर बात करो टैक्सी फेयर कितने किलोमीटर के लिए हो जाएगा, 3 किलोमीटर के लिए हो जाएगा। तो 3 किलोमीटर के लिए कितना बनेगा, 23 प्लस 8, इट्स मीन की ये हो जाएगा आपका 31। ऐसे ही हर किलोमीटर के लिए बढ़ता चले जाएगा, लेकिन हमें कॉमन डिफरेंस ढूंढने के लिए इतना काफी, बहुत से क्वेश्चन में हम 4 टर्म तक कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आप 4 तक करें, 3 तक भी आपका काम हो जाएगा। एटलीस्ट 3 तक तो आपको करना है, 4 तक कर लेते ही आपके ऊपर है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें करना क्या है आगे। कि देखिए हमें हमारे जो है ये एक सीरीज मिल गई है, तो पहले तो हम अपनी सीरीज को यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना। वी गोट, अब हमें क्या मिला है, 15 हमारा पहला टर्म, दूसरा टर्म क्या है 23 और तीसरा टर्म क्या है 31। इस तरीके से हमें हमारी सीरीज मिली। आप इसे डॉट डॉट कर दें, है ना, इसका मतलब ये आगे भी सीरीज चलती रहेगी। अब हमें चेक करना है हमारा कॉमन डिफरेंस, कि हमारा कॉमन डिफरेंस वो है या नहीं। तो कॉमन डिफरेंस कैसे चेक करते हैं, अब हम जो है फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म में से माइनस कर देंगे, सेकेंड को जो है थर्ड में से माइनस कर देंगे। इस तरीके से हमें हमारा कॉमन डिफरेंस मिलेगा और कॉमन डिफरेंस मिलेगा तभी पता चलेगा कि हमें वो एपी है या नहीं। तो पहले मैं इन दोनों को कैलकुलेट करता हूं, मतलब 23 में से मैं 15 को माइनस करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 8, ठीक है। इस तरीके से मैं थर्ड में से सेकंड माइनस करूंगा, मतलब मैं 31 में से 23 को माइनस करूंगा तब भी मुझे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो इस तरीके से मुझे हमेशा कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा, 8 मिलता चले जाएगा। इट्स मीन कि अगर मेरा कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सेम है तो ये एक एपी होगी, लेकिन हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा
वी फाउंड, ठीक है, कॉमन डिफरेंस आर सेम, ठीक है। हमें क्या मिला कि कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। देयर फॉर इट इज एन एपी, या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखते क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। मतलब इसका जो मीनिंग है वो मैं आपको बताऊं कि एक सिलेंडर के अंदर कुछ एयर भरी हुई है, ठीक है, एक अमाउंट में एक एयर है, और जिसका वॉल्यूम हमें नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि एक वैक्यूम पंप से हर बार जो है कुछ एयर निकलती है, मतलब जो भी एयर निकलती 1/4 निकलती, 1/4 मतलब 1/4 निकलती, ठीक है। तो हर बार रिमेनिंग जो भी एयर है उसका 1/4 निकलते चली जाती, मतलब एक सेम अमाउंट पे वो इसको कम करते चले जाता है। तो आपको बताना है कि वो एक एपी बनेगा या नहीं बनेगा। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो अमाउंट वो निकल रहा है 1/4, वो कितना निकल रहा है, उसके बाद हम उसका कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो, उसमें अगर हमें इतना पता होता है कि हवा कितनी है तो इसको कैलकुलेट करना बड़ा आसान होता है, लेकिन हमें पता ही नहीं है हवा कितनी है। तो हम यहाँ पे एक बात लिख लेते हैं, लेट वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम बहुत से वीडियोस में या सॉल्यूशन में आपको वी भी मान सकते हैं, कोई भी एक नंबर या कोई एक वैल्यू मान लेंगे, है ना। तो हम यहाँ पे 16 मान लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्यों 16 माना, क्योंकि 1/4 करने में हमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कि वॉल्यूम कितना मान लिया हमने, 16 मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन जो है, जो हर बार जो, अब मान लो वॉल्यूम हमारा वी है, वी कितना है, 16 है, ठीक है, और 16 का 1/4 हमें करना है क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है। तो v इज इक्वल टू 16, ये हमने मान लिया है। अब उसने कहा है 1/4 मतलब एक चौथाई उसका कम हो जाता है, तो पहले तो हमें इसका एक चौथाई पता होना चाहिए, उसके बाद हम इसको कम करेंगे, ठीक है। तो 1/4 का, इसका जो 16 का 1/4 है मतलब 1/4, इसका ऑफ 16, वॉल्यूम का 1/4, तो ऑफ के लिए मल्टीप्लाई लगाते, इसको मैं इससे कैंसिल करूंगा, बचेगा 4, 4 1 जा 4, मतलब मुझे कितना मिल जाएगा 4। मतलब मुझे अगर सेकंड उसमें जाना है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 16 में से 4 को माइनस करना पड़ेगा। तो 16 में से 4 गया तो कितना बचा यहाँ पे 12। अब उसने कहा जो भी आपकी वॉल्यूम, जो भी आपकी एयर बचेगी, हर बार जो भी एयर बचेगी उसका फिर से 1/4 आपको जो है कम करना है, ठीक है, 1/4 आपको कम करना है। अब मैं 12 का 1/4 करूंगा, तो 12 का क्या करूंगा, 1/4, 4 में से इसको मतलब कैंसिल किया तो बचा 3, 3 1 जा 3 होता है यहाँ पे, ठीक है। मतलब अब मुझे किस में से माइनस करना पड़ेगा, 12 में से 3 को माइनस करना पड़ेगा। तो 12 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा मेरा, 9 बचेगा। अब 9 का अगर मैं 1/4 करूंगा, ठीक है, तो डेसिमल में आंसर आएगा। इस तरीके से मैं करता चले जाऊंगा, लेकिन मुझे मेरी 3 टर्म मिल गई, इतना काफी मुझे चेक करने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे वी गोट, हम अपनी जो है सीरीज लिख लेंगे। तो सीरीज थी मेरी 16, 12, 9, इस तरीके से जो है मेरी एक प्रोग्रेशन बनी है। अब मेरी प्रोग्रेशन अरिथमेटिक है या नहीं उसको चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं जो है 12 में से 16 को माइनस करूंगा, क्योंकि मैंने कहा था डिफरेंस हमें निकालना है, तो इसमें से इसको माइनस करूंगा। तो जब मैं 12 में से 16 को माइनस करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, -4। ये -4 एक चीज ये भी बताता है कि आपने 4 कम किया था, है ना, रिड्यूस किया था। इसके बाद अगर मैं बात करूं 9 में से 12 को कम करूं, ठीक है, 9 में से 12 को कम करूं तो मेरा आंसर आएगा -3। तो देखो यहाँ पे मेरे को पता चल गया कि मेरा कॉमन डिफरेंस सेम ही नहीं है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, वी फाउंड कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, ठीक है, हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है। देयर फॉर इट इज नॉट इन एपी।
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब ये हमारा एपी नहीं है। आई होप कि आपको दोनों क्वेश्चन में अंतर समझ आ गया होगा, जो इसके पहले करा था, जो इसके बाद करा है। अगर आपको ये पूरा चैप्टर समझना है तो आपको ये कॉमन डिफरेंस का जो है कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि कई बार अच्छे वाले आते हुए क्वेश्चन हम लोग गलत करके आ जाते हैं सिर्फ एक इस चीज की वजह से। तो आपको फोकस करना पड़ेगा इस बेसिक के ऊपर, इसीलिए जो है इसको काफी डिटेल में मैंने बताया है। चलते चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपके लिए पढ़ देता हूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट रुपीज 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय रुपीज 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। मतलब इसका ये है कि पहला आपको तो कुआं खोदना है, कुआं खोदने के लिए जो पहले मीटर का कॉस्ट है वो 150 रुपए है, ठीक है। और 150 के बाद जितने मीटर आप खोदते चले जाएंगे तो हर मीटर के लिए 50 रुपए बढ़ता चले जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप जो है, क्योंकि कंडीशन जो अप्लाई कर रहे हैं हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसलिए हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है हम अपनी पहली कंडीशन अप्लाई करेंगे, और पहली कंडीशन में उसने कहा है कॉस्ट ऑफ डिगिंग, ठीक है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर। पहले मीटर के लिए जो कॉस्ट है वो कितनी लग रही है, 150 रुपए, ठीक है। अब जो आगे के जितने भी मीटर हम खोदते चले जाएंगे उसके लिए 50 रुपए वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, जैसा कि उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 2 मीटर्स, है ना। यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 मीटर्स। अब 2 मीटर, क्योंकि देखो सीधे सेकंड मीटर पे तो जाएंगे नहीं, पहले फर्स्ट से 2 पे आना, इस टाइम 2 मीटर्स पे जाएंगे, फिर 3 मीटर्स पे जाएंगे, फिर 4 मीटर्स पे जाएंगे, ठीक है, और फिर 5 मीटर्स पे जाएंगे। लेकिन हमारा काम चूंकि 3 टर्म में हो जाएगा, इसलिए हम 3 टर्म तक ही जाएंगे। तो सेकंड जो मीटर है हमारा, 2 मीटर तक जो कॉस्ट लगेगी वो कितनी लगेगी, 150 के बाद 50 रुपए और जोड़ना पड़ेगा, मतलब आपको कितना देना पड़ेगा यहाँ पे, 200 रुपए। इसके बाद बात करें, जो कॉस्ट रहेगी वो कितने मीटर के लिए रहेगी, 3 मीटर्स के लिए रहेगी, ठीक है। तो 3 मीटर मतलब 200 रुपए तो आप पहले ही दे चुके 2 मीटर के लिए, अब आपको 50 रुपए और देना पड़ेंगे, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका, 250 मीटर। तो आपको एक पैटर्न मिला है, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे वी गोट, हमें क्या प्राप्त हुआ, ठीक है। हमें मिला है सबसे पहले तो 150, उसके बाद हमें मिला है कितना, 200, उसके बाद हमें मिला है 250। इस तरीके से जो है हमें डैश 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 हमें जो है आगे तक की पैटर्न मिल गई है। लेकिन हमें यहाँ पे जो है चेक करना पड़ेगा कि वो हमारा कॉमन डिफरेंस है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 200 में से 150 को माइनस करेंगे, क्योंकि सेकंड में से फर्स्ट माइनस होती है, थर्ड में से सेकंड माइनस होती है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट में से सेकंड नहीं होगी, सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से थर्ड, इस तरीके से चलेंगे हमें ना, सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड और फोर्थ में से थर्ड, ऐसे चलेगी ये। तो सेकंड में से फर्स्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 200 माइनस 150 मीन्स ये हो जाएगा आपका 50। एज इट इज बात करूं, थर्ड में से सेकंड करेंगे तो 250 माइनस 200, ठीक, ये भी कितना हो जाएगा, 50। तो देख के ही लग रहा है हमारा कॉमन डिफरेंस जो है सेम हो गया है। तो हम यहाँ पे आंसर क्या लिख देंगे कि हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वी फाउंड कॉमन डिफरेंस आर सेम, ठीक है। हमारा कॉमन डिफरेंस सेम मिल गया, और जब ये सेम मिल जाता है तो हमारा क्या है, ये एपी है। तो हम लिख देंगे इट इज एन एपी, ठीक है। देयरफॉर का साइन जरूर लगाइएगा, उसके बाद लिख दीजिएगा इट इज एन एपी। ये हो गया आपका आंसर। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। सुनिए, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक जो अकाउंट है उसमें 10,000 रुपए जमा है, ठीक है, जमा किए हुए हैं या जमा किए गए हैं, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट है वो जो है 8% के हिसाब से हर साल सालाना बढ़ता चले जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें लगता है, मतलब वो सर्कुलेट होते चले जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होगा, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ छोटी मोटी बेसिक चीजें जो आपको ध्यान में रखनी होगी।
कि 8% हर बार सर्कुलेट होता रहेगा, मतलब हर बार वो जुड़ता रहेगा। तो हमें 8% पहले तो पता करना पड़ेगा होता कितना है और उसको जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम कंडीशन अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। एटीक्यू यहाँ पे लिख दिया हमने। अब चूंकि 10,000 रुपए तो उसने जमा कर दिए हैं, अब पहले साल में ब्याज जुड़ के जो आएगा है ना, इंटरेस्ट उसमें जुड़ जाएगा। तो आपको पता है 10,000 रुपीज तो उसका प्रिंसिपल है ना, और उसमें इंटरेस्ट जुड़ने के बाद वो अमाउंट बन जाता है। तो अमाउंट हमें बताना है। तो सबसे पहले तो यहाँ लिख देंगे हियर P इज इक्वल टू 10,000, ठीक है। आपका 10,000 रुपए तो प्रिंसिपल हो गया, तो 10,000 आपने लिख दिया। अब आपको यहाँ से पैटर्न बढ़ाना है, तो पैटर्न बढ़ाने के लिए जो भी आएगा हमारा अमाउंट रहेगा। तो आप लिखोगे अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर। पहले साल के लिए अमाउंट क्या रहेगा, तो पहले आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा। अमाउंट जो भी निकालेंगे आप, मतलब उसने कहा है कि इंटरेस्ट 8% जुड़ रहा है, तो 8% आपको जोड़ना पड़ेगा। तो पहले 8% निकालना पड़ेगा। तो 10,000 का जो 8% कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो 10,000 का 8% कैसे निकालेंगे? 8% का मतलब होता है परसेंट के अपॉन, मतलब परसेंट हटाएंगे तो अपॉन में 100 लगाएंगे, ठीक है। तो 100 से अगर इस दो जीरो से दो जीरो काट दो तो 8 का मल्टीप्लाई 100 में होगा। इट्स मीन कि हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 800। मतलब इंटरेस्ट हमारा 800 है और प्रिंसिपल हमारा 10,000 है। तो मैं अगर 10,000 में 800 को जोड़ दूं तो मुझे कितना मिल जाएगा? 10,800, ठीक है। ये मेरे पहले साल का अमाउंट बन गया। अब मुझे दूसरे साल के लिए निकालना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अमाउंट फॉर 2 ईयर्स। अब 2 साल के लिए अमाउंट कितना बनेगा? तो जो हमारा बैंक बैलेंस अभी बचा हुआ है, मतलब पहले 10 था, उसमें 800 जोड़ गया, बैंक बैलेंस कितना हो गया? 10,800, मतलब अमाउंट हो गया। अब इसी में 8% और जुड़ेगा, लेकिन 8% 800 नहीं जुड़ेगा, इसका 8% जुड़ेगा, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा 8%, 800 रुपए यही सिमिलर जुड़ता चले जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है। एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन मॉडिफाई होके आते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह सिंपल इंटरेस्ट भी आपको दिया जा सकता है, तो वहां पे कॉमन डिफरेंस सेम होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी भी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ। अब हमें 10,800 का जो है 8% निकालना है, ठीक है। तो 10,800 हमने यहाँ पे लिख लिया 10,800। इसका 8% निकालेंगे, तो दो जीरो से फिर दो जीरो कट गई। 8 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 64 का 4, मतलब ये 64 ही हो जाएगा, और 8 वन जा 8। 864 जो है हमें यहाँ पे मिला है। इट्स मीन की 10,800 में मुझे 864 को कितना प्लस करना पड़ेगा? तो 4 का तो 4 हो जाएगा, 6 का 6 हो जाएगा, ठीक है। 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16, कैरी आया 1, और ये हो जाएगा 1, मतलब 11,664 रुपए। अब मैं देखूंगा एक बात कि यहाँ पे 10,000 था, यहाँ 10,800 हुआ, यहाँ 11,664 हुआ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वी गोट। हमारा फर्स्ट टर्म जो दे रखा था वो प्रिंसिपल, वो कितना था यहाँ पे? 10,000, ठीक है। उसके बाद कितना हो गया ये? 10,800, और उसके बाद कितना हो गया? 11,664। मतलब पहले 10,000 था, फिर 10,800, फिर 11,664। इस तरीके से पैटर्न चलता चले जाएगा, ठीक है। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं। तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करेंगे? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, है ना। तो सेकेंड टर्म पहले लिख देते हैं आगे, 10,800। इसमें से माइनस करेंगे हम 10,000 को, तो हमें कितना मिलेगा? 800। इसी तरह थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 11,664 माइनस कितना माइनस करेंगे सेकंड टर्म को? 10,800। तो ये कितना बनेगा हमारा? 864, क्योंकि देखो हमने 864 ही जोड़ा था, जब तो ये मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 864। तो इन दोनों में एक चीज तो आपको देखने को मिल गई कि हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, और जब ये सेम नहीं होगा तो ये एपी भी नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो लिखते हैं हमेशा वही लिखेंगे, वी फाउंड दैट, इसको मैं सी डी लिख देता हूं इस बार, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि हमेशा तो यही लिखता है, कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम। हमें क्या प्राप्त हुआ? या हमें मिला कि कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सेम नहीं है। देयरफॉर इट इज नॉट इन
एपी, इसीलिए जो है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन के चारों क्वेश्चन को करा, चारों क्वेश्चन को समझा, जिसमें से 2 हमें एपी मिले, 2 नहीं मिले। आपको बिल्कुल फोकस होकर इन क्वेश्चन को समझना है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उस पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें एक क्वेश्चन के अंदर 5 सब क्वेश्चन दे रखे, 5 सब क्वेश्चन हैं, जिसमें हमें पहला टर्म दे रखा है ए, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था वीडियो के शुरुआत में कि जो हमारा फर्स्ट टर्म रहेगा उसे हम ए कहेंगे। ठीक है, और जो हमारा कॉमन डिफरेंस रहेगा उसे हम डी कहेंगे। तो उसने हमको हमारा फर्स्ट टर्म दिया है और डिफरेंस दिया, और ये कहा है कि इससे आप एक एपी बनाइए जिसमें आगे 4 टर्म दे रखी हो, मतलब एक तो ऑलरेडी दे रखी, 4 आगे की और ढूंढना है। इट्स मीन कि आपको 5 पूरी करना है। एक बार क्वेश्चन में आपके लिए पढ़ देता हूँ। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिव्स एज फेलो। मतलब जो आपको 4 टर्म उसकी ढूंढना है एपी की, जिसमें आपको फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी उसने दे रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपन देख, फर्स्ट क्वेश्चन में हमको जो चीज दे रखी है उसको लिख देते हैं। गिवन हमको दे रखा है ए, और साथ ही साथ क्या दे रखा है उसने, डी। ठीक है, ए और डी दोनों दे रखा है। ए कितना दे रखा है उसने, 10, और साथ ही साथ डी भी उसने दे रखा है हमें 10। अब इस क्वेश्चन में जो है हमें टोटल 5 टर्म निकालनी है। 5 कैसे, क्योंकि हमें एक तो ऑलरेडी दे रखी है, हमें आगे की 4 निकालनी, इसलिए हमें 5 टर्म तक इसको बनाना पड़ेगा एपी को। तो हमें जो है यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, लेट एपी बी। हमारे हिसाब से जो एपी होगी, चूंकि पहला टर्म हमारा ए होता है उसको हम ए1 बोलते हैं, कॉमा दूसरा टर्म हमारा ए2 होगा, तीसरा टर्म हमारा ए3 होगा, चौथा टर्म हमारा ए4 होगा। ठीक है, ऐसे ही पांचवा टर्म हमारा ए5 होगा। मैं ए5 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पहला तो उसने दे रखा है, हमें उसके आगे के 4 और निकालना है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब बात करें ए1 की, तो ए1 हमारा ऑलरेडी दे रखा है उसने, वो जो है ए कितना है यहाँ पे 10। अब हमें A2 निकालना है। ध्यान रखना, हमें क्या निकालना है, A2। तो जब भी A2 निकालेंगे तो हम जो इसके ऊपर वाला टर्म है मतलब A1, उसमें जो हमारा कॉमन डिफरेंस है D, उसको जोड़ देंगे। तो हम जो है A1 में क्या करेंगे, D को जोड़ देंगे। इट्स मीन A1 कितना दे रखा है, 10, और साथ ही साथ हमारा डिफरेंस कितना दे रखा है, 10। तो ये क्या बन जाएगा हमारा 20। इस तरीके से A1 मिल गया, A1 एक्चुअली दे रखा था, A2 मिल गया। अब हमें निकालना है A3। तो A3 निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 में D जोड़ देंगे। ठीक है, इसी तरीके से ध्यान रखना, A1 निकालना था तो A था, वो तो ऑलरेडी दे रखा है। A2 निकालना था, A1 में जोड़ा। A3 निकालना है, A2 में जोड़ेंगे। A4 निकालना है तो A3 में जोड़ेंगे। A5 निकालना है तो A4 में जोड़ेंगे। ठीक है, लेकिन D जो है हमारा हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो A2 कितना है हमारा, A2 20 निकला। इसमें फिर से D जोड़ना है, D मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस 10 है, तो ये कितना बन जाएगा यहाँ पे 30। एज इट इज बात करें A4 की, A4 निकालना है तो A3 में इस बार जोड़ेंगे आप, इसके जस्ट ऊपर A3 है, A3 में कितना जोड़ेंगे D। A3 कितना दे रखा है हमको 30, प्लस डिफरेंस कितना है हमारा 10, कितना बन जाएगा ये 40। एज इट इज बात करें A5 की, क्योंकि हमने पहले ही कहा हमें A5 तक जाना पड़ेगा, तो A5 के लिए A4 में जोड़ेंगे हमारा D। ठीक है, D A4 कितना था हमारा 40, प्लस ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 50। हमारी 5 टर्म हमें मिल गई। अब हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे हमारी एपी क्या होगी, तो एपी के लिए हमें सीरीज पहले लिखना पड़ेगी, या हम डायरेक्टली सीधे सीधे 4 टर्म एपी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सीधे आंसर लिखते हैं, फर्स्ट, या देयर फोर लगा दो, देयर फोर फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी विल बी। ठीक है, क्या हो गया आप बताएं। सबसे पहले 10 है तो 10 तो दे ही रखा है, इसलिए उसको लिख दे। आगे की 4 टर्म ये हमने निकाली, तो आप लिखेंगे 10, 20, 30, 40, 50। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। चूंकि ये एपी है ना, 4 टर्म तक निकाला, इसलिए हमने इसको यहीं पे आंसर कर दिया। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने जो हमें ऑलरेडी गिवन है, क्या दे रखा है, ए उसने दे रखा है हमें -2। ठीक है, और डिफरेंस जो है दे रखा है उसने 0। ध्यान रखना, ए दे रखा है -2 और डिफरेंस दे रखा है उसने 0। सेम कंडीशन जो हमने यहाँ लिखी थी यहाँ भी लिखेंगे, है ना, लेट एपी बी। ठीक है, यही पूरा की पूरा लिखना है, A1, A2,
कॉमा A3, कॉमा A4, कॉमा A5। इस तरीके से हमने हमारी पास्ट टर्म लिख दी। सेम ऐसा ही लिखना है। थोड़ा सा मैं एक क्वेश्चन और बता दूंगा, इसलिए आपको एक ही जगह सारी चीजें मिल जाए। थोड़ा सा मैंने इसको स्पेस को कवर करते हुए लिखा है, लेकिन आप प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, ये आपको मेक श्योर कर लेना है। अब बात करते हैं अपने पहले टर्म की, A1 की। तो A1 अपना A हो जाता है, और A उसने ऑलरेडी कितना दे रखा है, -2। अब बात करते हैं सेकेंड टर्म की। सेकेंड टर्म कितना बनता है अपना, A2। और A2 कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था A2 निकालना है तो A1 जस्ट पिछले वाले में आपका डिफरेंस जोड़ दो। तो A1 में आपको जोड़ना है आपका डिफरेंस, ठीक है। A1 में जोड़ेंगे आपका डिफरेंस, मतलब कि D। तो A1 कितना दे रखा है, -2। उसमें आपको डिफरेंस जोड़ना है, मतलब कि 0। तो -2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, फिर से -2। ध्यान रखना, -2 में 0 जुड़ेगा मतलब 0 मतलब कुछ है ही नहीं, तो आंसर सिमिलर आएगा। अब बात करते हैं A3 की। A3 कैसे निकालेंगे, आपका जो A2 है, मतलब उसमें अब D को जोड़ना है, ठीक है। और A2 कितना निकला हमारा, -2। और डिफरेंस कितना है हमारा, 0 है, तो ये भी सिमिलर रहेगा, मतलब ये भी कितना बन जाएगा आपका, -2। ऐसे एज इट इज जो है हम हमारा A4 निकालेंगे। A4 निकालने के लिए क्या करेंगे, A3 में इस बार D को जोड़ेंगे। A3 भी कितना निकला हमारा, -2, और उसमें भी हमें जोड़ना है 0, क्योंकि डिफरेंस सेम ही है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, -2। अब बात करें A5 की, ठीक है। A5 के लिए क्या करेंगे, A4 में जोड़ेंगे हम D, तो ये क्या हो जाएगा, -2 + 0 = -2। इस तरह आपको जो है आपकी आगे के 4 टर्म मिल गए। आपको सेम लाइन यहाँ पे लिखना पड़ेगी, देयरफॉर फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ AP, ठीक है, AP विल बी। पहली टर्म क्या हो जाएगी, तो ये -2 से स्टार्ट हुआ था, तो -2, -2, -2, -2, ठीक है। और एक और बार लिख देना, -2। इस तरीके से ये भी आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें उसने हमें A और D दोनों दे रखे हैं, ठीक है। A यहाँ पे कितना दे रखा है उसने, A दे रखा है हमको 4, ठीक, और D दे रखा है उसने -3। तो हम लिख देंगे A = 4, और D दे रखा है हमको -3। A हमारा फर्स्ट टर्म है, D हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप भूले नहीं इस चीज को। सेम चीज यहाँ पे लिखना है, लेट AP B, जो हमारी AP मानी हुई है वो क्या हो जाएगी, A1, A2, A3, A4, और A5, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा AP हो जाएगा। अब A1, चूंकि A1 तो हमको ऑलरेडी दे रखा है A, तो हम उसको सीधे लिख देते हैं 4। और वैसे भी A जो है फर्स्ट वाला, तो आपको ऐसे के ऐसे लिखना है ना। उसके बाद बात करते हैं A2 की। तो A2 कैसे निकलेगा, A1 में जोड़ना पड़ेगा आपको डिफरेंस, मतलब कि D। तो A1 कितना था अपना 4, और डिफरेंस यहाँ पे कितना है, -3। ध्यान रखना माइनस का 3 है, और प्लस का तो आपका आएगा ही आएगा। अब प्लस माइनस क्या होता है आपका, माइनस, इट्स मीन कि ये हो जाएगा 4 - 3। तो ये क्या बन जाएगा आपका 1, ठीक है। 4 - 3 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। अब बात करते हैं आपके A3 की। A3 कैसे निकलेगा, कि A2 में से आपको माइनस करना पड़ेगा आपका D, ठीक है। तो A2 कितना है आपका, A2 + D। माइनस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो माइनस के ही आएगा, है ना। वैसे हमको जोड़ना है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, जो है हमारा नियम, जो रूल कहता है उसके हिसाब से जोड़ना है, लेकिन ये माइनस का है तो माइनस ही होगा यहाँ पे। फिलहाल बात करते हैं A2 की। तो A2 हमारा क्या बना है, A2 बना है हमारा 1। साथ ही साथ जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो कितना है, +-3। अगेन कंडीशन वही बनी, प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस। तो 1 तो यहाँ एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस, माइनस का 3 हो जाएगा, 1 में से 3 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, -2। तो हमारा A3 भी निकल गया। अब हमें निकालना है A4। तो A4 निकालने के लिए क्या करेंगे, A3 + D, सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे। जो है हमारा A3 कितना आया, -2, और उसके बाद में प्लस, जो कॉमन डिफरेंस है वो -3 है। अगेन यहाँ पे देखेंगे, -2 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है तो लिख देंगे।
लेकिन प्लस माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 3। तो माइनस माइनस आपका होगा प्लस, मतलब 2 में 3 को जोड़ेंगे तो बन जाएगा ये 5, और दोनों पे माइनस था इसलिए माइनस। तो A4 भी निकल गया। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे A5 की, क्योंकि A5 5 टर्म तक तो हमें जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे A4 में हमें डिफरेंस को जोड़ना पड़ेगा। A4 कितना है हमारा, A4 निकला है माइनस का 5। ठीक, प्लस डिफरेंस जो है हमारा माइनस का 3 है। अब यहाँ पे -5 दे रखा है, मतलब दे क्या रखा है यहाँ पे, यहाँ से मिल गया है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस का 3, फिर से माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस मतलब ये बन जाएगा माइनस का 8। इस तरीके से हमें एक सीरीज मिला है 4, 1, -2, -5 और -8। ये हमारा एपी हो जाएगा। तो हम यहाँ आंसर में लिखेंगे देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है, विल बी, क्या फर्स्ट 4 टर्म हो जाएगी, 4 तो हमको दे ही रखा था, उसके बाद हमने 1 निकाला, उसके बाद हमने -2 निकाला, उसके बाद हमने -5 निकाला, देन हमने -8 निकाला। इस तरीके से पहली टर्म को छोड़ दे तो 1, 2, 3, 4 4 टर्म हमारी यहाँ पे हो चुकी है। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है ए और डी। ए आपको कितना दे रखा है, ए दे रखा है -1, और डी आपको दे रखा है 1/2, मतलब कि हाफ। ठीक है, इस तरीके से दोनों कंडीशन हमको दे रखी है। अब हमें जो है अपना अगला काम करना है। अगले काम में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारा लिख देंगे ए, लेकिन उसके भी पहले हमें मानना पड़ेगा लेट द एपी बी। ठीक है, एपी कितना मान रहे हैं हम, A1, A2, A3, A4 और A5, मतलब 5 टर्म तक जा रहे हैं हम, क्योंकि 4 टर्म आगे की चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें तो जो क्वेश्चन बनेगा हमारा क्या बनेगा, A1 के लिए बनेगा। A1 कितना है हमारा A, और A ऑलरेडी कितना दे रखा है -1। ठीक है, इसके बाद बात करें A2, A2 कैसे निकालेंगे, A1 में जोड़ेंगे हमारा डिफरेंस, मतलब कि D, और वो कितना है, तो A1 कितना दे रखा है आपको -1, और प्लस D कितना दे रखा है आपको हाफ। देखो एक बात और बता दूं मैं आपको कि एक में माइनस प्लस तो माइनस होता है, एक में से आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा, इस हाफ को अपन आधा बोलते हैं। ठीक है, आप अगर चाहो तो ये वाला कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैं यहाँ पे रफ में कर देता हूँ इधर साइड में, कोने की साइड में, कि -1 और प्लस का 1/2। ठीक है, 2 1 जा कितना हो जाएगा आपका 2, मतलब ये बन जाएगा -2 प्लस का 1, और पूरे के अपॉन में हो जाएगा 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, मतलब 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1। ठीक है, बड़ी पे माइनस था इसलिए माइनस, और अपॉन में 2। मैं आपको वही समझाना चाह रहा था कि ये पूरा 1 है, अब ये माइनस प्लस माइनस मतलब 1 में से जो ये हाफ माइनस होगा, तो एक में से आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा ना, यही बचना चाहिए। तो मैं सीधे सीधे क्या इसको आधा नहीं लिख सकता हूँ, मतलब वापस से हाफ नहीं लिख सकता हूँ, 1 में से हाफ गया तो हाफ बचेगा। यहाँ माइनस था क्योंकि 1 बड़ा है ना, तो 1 पे माइनस था इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। एज इट इज बात करें A3 की, A3 निकालना है तो A2 में क्या जोड़ देंगे, D को जोड़ देंगे। A2 कितना निकला हमारा -1/2, और D कितना है हमारा +1/2, क्योंकि D तो प्लस का ही है, इज इक्वल टू। अब देखो आधे में से आधा क्या, मतलब 0, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ क्या बचेगा आपका 0। अब आपकी 3 टर्म निकल गई, चौथी टर्म आपकी क्या हो जाएगी A4। A4 के लिए क्या करेंगे, A3 में जोड़ देंगे D। A3 कितना दे रखा है आपको, A3 आ गया आपका 0। ठीक है, उसमें जोड़ना है आपका हाफ। अब 0 में हाफ को जोड़ना है, 0 में आधा जोड़ेंगे तो वो तो हाफ ही रहेगा ना, ये तो हाफ ही रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं A5 की। A5 मतलब आपका हो जाएगा A4 प्लस D। इट्स मीन कि आपका A4 निकला था हाफ, और उसमें आपको D मतलब हाफ और जोड़ना है। आधे में आधे को जोड़ोगे तो 1 बनेगा, मतलब हाफ में हाफ जोड़ा तो कितना हो जाएगा 1। तो देखो छोटे छोटे कैलकुलेशन तो आप लॉजिकली ऐसे भी कर सकते हो, इससे आपका टाइम कम लगेगा। छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि आधे में आधा जोड़ा तो 1, वरना आप चाहो तो एलसीएम वगैरह लेके सारी चीजें करके भी इसको लिख सकते हैं। इस तरीके से हमें हमारी 5 टर्म मिल गई, तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर फर्स्ट
फोर टर्म्स ऑफ एपी विल बी। ठीक है, एपी की फर्स्ट फोर टर्म क्या हो जाएगी आपके पास में? पहला दे रखा है -1, कॉमा दूसरा दे रखा है -1/2, तीसरा दे रखा है आपको 0, चौथा आ गया आपका 1/2 और पांचवा जो हमने निकाल दिया 1 निकाल दिया। इस तरीके से ये हमारा एपी बन जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है उसमें हमको गिवन है ए और डी। ठीक है, ए हमारा कितना दे रखा है? उन्होंने जो ए दे रखा है वो दे रखा है माइनस का 1.25 और यहाँ पे दे रखा है डी आपका माइनस का 0.25। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, डेसिमल में है लेकिन आप बड़े आसानी से समझ लेंगे। मैं आपको सबसे अच्छे तरीके से बताऊंगा। पहली कंडीशन आप लिखेंगे लेट द एपी बी। ठीक है, एपी हमारी क्या हो सकती है? A1, A2, A3, A4, A5। ठीक है, अगली चार टर्म निकालना है, इसलिए पहली टर्म के अलावा चार मान ली तो A5 तक वो जाना चाहिए। तो पहला A1 तो हमारा निकला निकलाया है, मतलब दे रखा है, तो हम यहाँ लिखेंगे A इज इक्वल टू -1.25। ठीक है, सेकेंड आपका बनता है A2। A2 निकालने के लिए A1 में आपको जोड़ना पड़ेगा D को, और A1 कितना दे रखा है? माइनस का 1.25 और उसमें जोड़ना है D को, मतलब माइनस का 0.25। अब एक बात देखिए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। इट्स मीन कि ये बनेगा माइनस का 1.25 और प्लस माइनस माइनस का 0.25। अब देखो, डेसिमल जिसको जोड़ते नहीं आता है या घटाते नहीं आता है, मैं एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, बेसिक ध्यान रखना। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ ये डेसिमल है। यहाँ पे देखो 125 और ये 25 है। 125 में 25 जोड़ेंगे तो 150 होगा, तो क्या मैं इसको 150 लिख सकता हूँ यहाँ पे? ठीक है, यहाँ पे दो डिजिट के पहले डेसिमल है, मैंने यहाँ लगा लिया। इट्स मीन की 1.50 हमको मिला है। दोनों माइनस के थे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। एज इट इज जो है हमें A3 निकालना है। A3 निकालने के लिए क्या करेंगे? A2 में हम जोड़ देंगे डिफरेंस को, है ना। A3 के लिए A2 में जोड़ेंगे, A4 के लिए A3 में जोड़ेंगे, मतलब एक एक कम करते चलते हैं, है ना। तो A2 हमें कितना मिला है? माइनस का 1.50। ठीक, और साथ ही साथ प्लस डिफरेंस हमारा हमेशा सेम है, इसलिए माइनस का 0.25। सेम वही कंडीशन बनेगी, माइनस का 1.50 हमें मिला हुआ है, प्लस माइनस माइनस 0.25 यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब माइनस माइनस तो वैसे ही प्लस होगा, तो 150 में अगर मैं 25 जोड़ दूं तो 175 होगा। इट्स मीन 1.75, है ना। 175 बनेगा। 150 में 25 को जोड़ेंगे तो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, अब दोनों पे माइनस था इसलिए आंसर भी काय में आना चाहिए? माइनस में। तो दो टर्म हमारी मिल गई, पहली दे रखी थी, दो टर्म और निकालना है। मतलब हम कहाँ पे आ जाएंगे? A4 पे। A4 निकालने के लिए A3 में हमको जोड़ना पड़ेगा डिफरेंस को। A3 कितना निकला? माइनस का 1.75। ठीक है, इसमें जोड़ेंगे डिफरेंट, मतलब माइनस का 0.25। अगेन प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, तो 1.75 ये हो जाएगा माइनस का 0.25। 175 में 25 जोड़ेंगे, इट्स मीन कि ये बन जाएगा आपका 200। ठीक, मतलब ये 2.00, है ना। तो आपका A4 भी निकल गया। एज इट इज आपको निकालना पड़ेगा आपका A5। A5 निकालने के लिए क्या करेंगे? A4 में आप जोड़ दोगे आपका डिफरेंस, और A4 कितना है? 2.00। ठीक है, अच्छा ये भी माइनस का था, दोनों माइनस के थे, इसलिए यहाँ भी क्या आएगा? माइनस। वंस अगेन डिफरेंस हमारा सेम है, तो 0.25 ये भी काय में था हमारा? माइनस में। ठीक है, तो ये भी माइनस माइनस क्या माइनस, सबसे पहले इसको देखते हैं। तो ये माइनस का 2.00 और प्लस माइनस माइनस का 0.25। ठीक, माइनस माइनस क्या बन जाएगा हमारा? प्लस। तो 200 में 25 को जोड़ेंगे तो ऑब्वियस है वो तो 225 होगा, लेकिन 2.25 हमारा यहाँ पे आंसर होगा। साथ ही साथ दोनों पे माइनस था तो माइनस। सारी टर्म हमारी माइनस में ही आएगी, ये ध्यान रखना हमको। अब हमें अपना आंसर लिखना पड़ेगा। देयरफॉर फर्स्ट फोर टर्म्स
ऑफ एपी विल बी। हमारी फर्स्ट फोर टर्म क्या हो जाएगी? सबसे पहली टर्म क्या थी हमारी? माइनस का 1.25 कॉमा, दूसरी टर्म माइनस का 1.50 कॉमा, तीसरी टर्म माइनस का 1.75 कॉमा, चौथी टर्म माइनस का 2.00 कॉमा, माइनस का 2.25। इस तरीके से हमें हमारी 5 टर्म मिल गई और ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड में दे रखा है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको जो है इन चार क्वेश्चंस में सीधे सीधे पहले तो फर्स्ट टर्म बतानी है और उसके बाद आपको इसका कॉमन डिफरेंस भी बताना है। बड़े इजी क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे एक ही जगह। देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में उसने हमको एक ऑलरेडी एपी दे रखा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन। ठीक है, गिवन में उसने हमें एक एपी दिया है, मतलब 3, 1, कॉमा -1, कॉमा -3, कॉमा और एज इट इज। ठीक है, मतलब ये आगे तक पैटर्न चलता चले जाएगा। अब हमें इसमें जो चीजें ढूंढना है टू फाइंड, सबसे पहले तो हमें ए पता करना है, साथ ही साथ हमें डी पता करना है। इन दोनों को पता करने के लिए तो ए तो देखो सीधे सीधे अगर मैं कहूं आपसे, ए ए किसको बोलते हैं? हम फर्स्ट टर्म को बोलते हैं और फर्स्ट टर्म कितनी है हमारी 3, तो ए तो हमारा निकल गया। ठीक है, अब बात करते हैं डी मतलब कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस मैंने आपको निकालना सिखाया है, कैसे निकालते डी निकालने के लिए कि सेकेंड वाली में से फर्स्ट वाली को माइनस कर दो, मतलब सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे तो फर्स्ट A1 होती है और सेकेंड A2 होती है ना। तो मैं क्या करूंगा A2 माइनस A1, इट्स मीन कि A2 माइनस A1 मतलब क्या हो जाएगा? A2 कितना है मेरे पास में? 1 है, माइनस A1 कितना है मेरे पास में? 3 है। अब 1 में से 3 जाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे कितना बचेगा? माइनस का 2। इट्स मीन कि मेरा डी कितना हो जाएगा यहाँ पे? माइनस का 2। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा आंसर। और इस तरीके से आप ए को भी बॉक्स में लिख लीजिए। ठीक है, देखते क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी उसने हमको एपी दे रखा है तो हम यहाँ लिख लेंगे गिवन, और जो भी एपी दे रखा है उसको लिख लेते हैं, मतलब माइनस का 5, कॉमा माइनस का 1, कॉमा 3 और कॉमा 7। ठीक है, इस तरीके से हमारा एपी बना हुआ है। अगेन हम लिखेंगे यहाँ पे टू फाइंड, जो हमें फाइंड करना है। सबसे पहले तो ए फाइंड करना है और उसके साथ ही हमें डी फाइंड करना है। अब ए फाइंड करना सबसे इजी है क्योंकि पहला टर्म जो होता है उसी को हम ए कहते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू -5। ठीक है, तो हमारा ए तो फाइंड हो गया। अब हमें डी फाइंड करना है, तो अगेन मैं आपसे कहूंगा कि दूसरी में से पहली को घटाना होती तभी हमें डिफरेंस मिलता है ना। ऐसा नहीं कि बड़ी में से छोटी घटाना है, एपी में दूसरी में से पहली को घटाएंगे। ठीक है, तो सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? A2 माइनस A1। सेकंड वाली A2 होती, फर्स्ट वाली A1। ठीक है, आप A3 में से A2 को भी घटा सकते, लेकिन हम जो है A2 में से A1 को घटाएंगे। तो D क्या बनेगा हमारा? D बनेगा A2 माइनस का 1 है। ठीक है, और अगेन माइनस A1 जो दे रखा है वो माइनस का 5 है, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ये माइनस डिफरेंस के लिए, ये ऑलरेडी इनके जो माइनस 7 आए, माइनस का 1 यहीं पे, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, माइनस प्लस हमारा क्या बन जाएगा? वापस से माइनस, मतलब 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा, और बड़ी वाली प्लस की थी इसलिए भी प्लस का हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें हमारा कॉमन डिफरेंस भी मिल गया, मतलब कि डी हमें मिल गया, तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। देखते क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी उसने हमें एक एपी दे रखा है, तो इस तरीके से हम जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड लिख लेते हैं गिवन। ठीक है, और एपी को लिख लेते हैं। उसके एपी जो दे रखा है वो दे रखा है 1/3, कॉमा 5/3, कॉमा 9/3, कॉमा और 13/3। ठीक है, इस तरीके से उसने चार टर्म दे रखी है हमें, कॉमा लगा के। आगे देखिए, अब हमें जो फाइंड करना है उसके लिए लिख देते हैं, तो टू फाइंड। हमें जो चीज फाइंड करना है वो है एक तो ए मतलब कि फर्स्ट टर्म, और दूसरा है डी मतलब कि कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ए तो हमें ऑलरेडी दे रखा है, मतलब पहला टर्म हमारा ए हो जाएगा, तो 1/3 इसको लिख देते हैं बॉक्स में, क्योंकि ये हमारा आंसर है। देखिए आप ना इसको भी आंसर लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, इस तरीके से आप आंसर मेंशन
कर सकते हैं। वैसे बॉक्स में लिख देना ही आंसर होता है, लेकिन आपको यहाँ पे लिख देना चाहिए ताकि पता चल जाए आंसर्स कहाँ पे। वैसे ये क्वेश्चन आते नहीं, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, छोटी छोटी चीजें है ना, इसी से बड़े क्वेश्चन तैयार होंगे। अभी जो अपनी अगली एक्सरसाइज आएगी वो पूरी इसी पे बेस्ड है, तो जब तक आपको ये बेसिक नहीं आएगा 5.2 आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो हमें हमारा ए मिल गया। अब बात करते हैं डी की। डी कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1, मतलब डी के लिए A2 कितना दे रखा है आपका 5/3, माइनस का A1 कितना दे रखा है आपका 1/3। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है, मतलब सीधे सीधे इसको 3 कॉमन ले ले, मतलब एलसीएम हमारा 3 हो जाएगा, और 5 में से 1 माइनस होगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना आप, ठीक है। डिनोमिनेटर अलग अलग होते तब जाके हम एलसीएम लेते हैं, यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, इट्स मीन 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा। तो यहाँ जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा 4/3। इट्स मीन कि आपका डिफरेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/3। तो ये भी बन जाएगा आपका आंसर सेकंड, और ये हो गया आपका आंसर फर्स्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगेन हम वही बात लिखेंगे गिवन, ठीक है, क्योंकि उसने हमें एपी दे रखा है, इसमें भी एपी इस बार डेसिमल में है, तो 0.6 कॉमा 1.7 कॉमा 2.8 कॉमा 3.9, इस तरीके से जो है हमें एपी आगे दे रखा है। तो यहां पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, टू फाइंड, ए फाइंड करेंगे मतलब फर्स्ट टर्म, और डी फाइंड करेंगे मतलब कॉमन डिफरेंस। इस तरीके से जो है अपना ए तो फिक्स है कि वो फर्स्ट टर्म होगा, मतलब ये हो जाएगा 0.6, तो ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा, इसको हम आंसर लिख देते हैं, ठीक है। अगली बात करें डी की, तो डी कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, है ना। दूसरी में से हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली को घटाएंगे, तो दूसरी क्या दे रखी है हमारी 1.7 दे रखा है, माइनस फर्स्ट क्या दे रखी है आपकी 0.6। सभी पॉजिटिव थी इसलिए यहाँ प्लस माइनस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बैठेगा। तो इसमें से इसको माइनस करना है, तो देखो 1 तो 1 की जगह पे रहेगा, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, है ना। कैरी लेने का तो सवाल ही नहीं, इसलिए मैंने 1 को पहले ही लिख दिया, तो 7 में से 6 गया तो यहाँ कितना बचेगा 1 डेसिमल, और यहाँ 1 है क्योंकि 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा, ठीक है। आप चाहें तो अलग भी कर सकते हैं अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं, लेकिन ये अपना जो है आंसर हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 1.1, और ये हो जाएगा अपना सेकंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये लास्ट क्वेश्चन भी इस एक्सरसाइज का, और साथ ही इस एक्सरसाइज का सबसे बड़ा क्वेश्चन भी, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर 15 सब क्वेश्चन है। तो अगर मैं एक एक क्वेश्चन को करूंगा तो ऑब्वियस है इसमें ही 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा, लेकिन मैंने करे सारे क्वेश्चन है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी करे हुए मैं आपको एक ही बार में समझा दूं, जिससे अपना टाइम थोड़ा कम हो, दूसरा वीडियो भी लंबा नहीं होगा, ठीक है। और वैसे कॉन्सेप्ट देखा जाए तो पूरा सिमिलर ही है, आपको इतना पता करना है कि कहाँ पे कॉमन डिफरेंस मिल रहा है, कहाँ पे नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो आपको उसे सॉल्व करना और आगे की इसमें 3 टर्म निकालना पड़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में आपके लिए पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपीज। सबसे पहले तो ये पता करना है कौन सा इनमें से एपीज है, और इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एक एपी होते हैं या उस फॉर्म में होते हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी, आपको कॉमन डिफरेंस डी निकालना, एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और आपको साथ ही साथ उसकी 3 आगे की और टर्म्स भी निकालना है। मतलब हर क्वेश्चन में लगभग आपको 4 टर्म तो दे ही रखी है, आपको 3 और निकालना पड़ेगी, मतलब आपको टोटल 7 टर्म निकालना पड़ेगी। तो अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है 2 4 8 16। अब आप यहाँ पे देखेंगे सॉल्यूशन, जिसमें मैंने पूरी कोशिश करी एक पेज के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में कर पाऊं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है यहीं पे समझ में आ जाए। जहां पे मुझे लगेगा कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज बताने की जरूरत है, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 2 4 8 16, ठीक है। ये हमको गिवन है, मतलब ये सीरीज हमको दे रखी, तो हमने यहाँ गिवन में लिख लिया हियर। अब सबसे पहले हमको एपी है कि नहीं ये पता करना है, तो कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। कॉमन डिफरेंस चेक करने का तरीका क्या होता है, A2 में से A1 माइनस करेंगे, A3 में से A2 माइनस करेंगे, और A4 में से A3 माइनस करेंगे। इस तरीके से हम रिवर्स चलते हैं, ठीक है। तो A2 में से A1 माइनस करा, वैल्यू पुट करी, तो हमें क्या मिला 2। एज इट इज A3 में से A2 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिला 4, और A4 में से A3 माइनस किया तो हमें क्या मिला 8। कॉमन डिफरेंस देख के लग रहा है यहीं पे मैच नहीं हो रहा है, तो हम लिखेंगे वी फाउंड द कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम। आप द भी लगा सकते हैं, न भी लगा सकते हैं। देखो बेसिकली आपको वर्डिंग्स यूज करना है, यहाँ पे मैथ्स में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो देखी नहीं जाती है, लेकिन आपको जितना बन पाए आपको उतना लिखना है, एटलीस्ट इतना तो बता ही देना है कि आप कहना क्या चाहते हो, ठीक है। तो
कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सेम नहीं है, तो जब कॉमन डिफरेंस सेम ही नहीं है तो वो एपी नहीं होगा, तो हम लिख देंगे देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। अगर वो एपी नहीं है तो हम उसको आगे भी सॉल्व नहीं कर सकते। देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का भी सीरीज मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, जिसमें गिवन करके मैंने पूरी सीरीज लिख दी, 2,5/2, 3,7/2 एज इट इज, ये सीरीज आगे चलेगी। ठीक है, तो यहाँ भी वही काम करना है, A2 में से A1 को माइनस करना है, तो मैंने A2 लिख दिया। ठीक है, उसमें से मुझे A1 को माइनस करना है। तो आपको जो है इस तरीके से मैं एक बेसिक समझा दूं कि 5/2 में से आपको 2 को माइनस करना है। तो किस तरीके से करेंगे, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा, अपने पास में 1 बचेगा, है ना। आप ऐसे ही करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 2 जा क्या हो जाएगा, ये 4 बन जाएगा इस तरीके से, और ये पूरे के अपॉन में हो जाएगा 2, तो 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 1, और अपॉन में तो 2 चल ही रहा है। एज इट इज यहाँ पे हमें 1/2 मिला। फिर यहाँ पे देखेंगे A3 में से A2 माइनस करेंगे, ऐसे एक एक कदम हमको आगे चलना है। A3 में से A2 माइनस करेंगे, मतलब 3 में से कौन माइनस होगा, A2। A2 कौन है, 5/2 माइनस करेंगे। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 का 3 में करेंगे, 2 3 जा 6, और 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1, और अपॉन में कौन आ जाएगा 2। एज इट इज हमको अब A4 में से A3 माइनस करना है। A4 में से A3 माइनस करेंगे तो 7/2 माइनस 3, तो 2 3 जा होता है 6, 7 में से 6 जाएगा तो 1/2 बचेगा। यहाँ पे देखेंगे अगर हम, तो हमको कॉमन डिफरेंस सेम मिल गया। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस सेम मिल जाने कंडीशन में आप वर्ड्स लिखेंगे, वी फाउंड कॉमन डिफरेंस आर सेम, या द कॉमन डिफरेंस आर सेम, सो इट इज एन एपी। तो ये क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। जब एपी मिल जाएगा तो देयरफॉर नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, मतलब हमको अगली 3 टर्म्स को निकालना है, तो हम लिखेंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स आर। अब अगली टर्म्स क्या होगी, ये देखो यहाँ तक तो ये A1 था, A2 था, A3 था और ये A4 था। अब अगली A5 होगी, A6 होगी और A7 होगी। ठीक है, तो A5 निकालने के लिए फार्मूला क्या बनेगा, आपको A4 में D को जोड़ना पड़ेगा। ये काम आपने पिछले क्वेश्चंस में किया है, वही काम आपको यहाँ पे करना है। तो A5 निकालने के लिए A4 में D को जोड़ेंगे, तो A4 कितना अपने पास में 7/2, और उसमें हाफ जोड़ना है। ठीक है, तो ये नीचे का तो जो है डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो 2 का 2 हो जाएगा, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8। 8/4, जब 2 से 8 को कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 4। ठीक है, तो A5 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 4। एज इट इज A6 को करेंगे तो A6 इज इक्वल टू A5 प्लस D, है ना। A5 में अब जोड़ेंगे, क्योंकि हमने A5 निकालना था तो A4 में जोड़ा था, अब A6 निकालना है तो A5 में जोड़ेंगे, डिफरेंस सेम ही रहेगा। और A7 निकालना होगा तो A6 में जोड़ेंगे। ये काम हमने बेसिक क्वेश्चंस में सीखा है पिछले, तो आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से याद करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो A6 की बात करें, A6 में A5 को जोड़ेंगे और उसमें D जोड़ेंगे। ठीक है, A6 के लिए A5 में आपको डिफरेंस जोड़ना पड़ेगा। A5 आपके पास में आ गया है 4, अभी हमें मिला है यहाँ से तो हमने 4 रख लिया, प्लस साथ ही साथ 1/2 भी है। ठीक है, अब देखो 4 में आप या तो आधा जोड़ के उसको 4.5 बना लो, ये भी कर सकते हैं, या नहीं बनाना है तो आप सीधे ये भी कर सकते हैं। 2 4 जा कितना होता है 8, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा और अपॉन में 2। आप डायरेक्टली यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, इट्स ये आप पे डिपेंड करता है, कोई इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं A7 में, अब अपने को A7 की वैल्यू चाहिए, तो A7 के लिए A6 में भी D जोड़ना पड़ेगा। A6 हमारा क्या निकला 9/2। ठीक है, 9/2 में D जोड़ेंगे तो D हमारा सेम ही है सब में, हाफ तो हाफ रख देंगे। अब 9/2 तो डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, तो 2 का 2 हो जाएगा, और 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, तो 10/2 हो जाएगा इज इक्वल टू 5। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी मैंने ऑलरेडी सीरीज लिख के रख ली है। ठीक है, गिवन में लिख लिया सीरीज को, साथ ही साथ अब यहाँ पे हमें सबसे पहले तो कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, वो चेक करने के बाद ही पता कर पाएंगे हम कि वो एपी है या नहीं। तो कॉमन डिफरेंस के लिए A2 में से A1 माइनस करेंगे। ठीक है, तो A2 में से A1 माइनस करा, A2 है माइनस का 3.2 और A1 है माइनस का 1.2। ठीक है, तो अब देखो माइनस करना है तो ये तो ऑलरेडी माइनस लेके बैठा हुआ है, और हमको माइनस करना है तो इनके पास अपने माइनस भी और अपना माइनस जो अपन फार्मूले के हिसाब से लगा रहे वो भी लगेगा, ये भी ध्यान रखना आप। ठीक है, तो ये तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये वाला माइनस तो माइनस ही रहेगा, बस वैल्यू रखी, माइनस माइनस प्लस करा। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस मतलब 3.2 में से 1.2 जाएगा, या अगर मैं थोड़ी देर के लिए कहूँ डेसिमल भूल जाओ, 32 में से 12 घटाना 20 बचेगा। ठीक है, फिर दो एक के पहले डेसिमल था या डेसिमल लगा दो, माइनस का 2 हो जाएगा ये, क्योंकि डेसिमल के पास जीरो की कोई वैल्यू नहीं, इसलिए हम इसको क्लियरली क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2। अगेन A3 में से A2 को घटाना है, अगला फार्मूला यही होगा, पहले A2 में से A1 था, A3 में से A2 था, A4 में से A3 होगा। तो A3 में से A2 घटाएंगे तो A3 लिख दिया हमने।
ठीक है, उसका माइनस लगा दे क्योंकि माइनस करना है। साथ ही साथ A2 का अपना माइनस भी वो भी रख देंगे, फिर से माइनस माइनस प्लस होगा। इस बार 52 में से 32 घटाना है, फिर से 20 आएगा, है ना, क्योंकि डेसिमल थोड़ी देर के लिए भूल भी जाओ तो 52 में से 32 मतलब 52 में से 32 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20। लेकिन यहाँ पे डेसिमल था तो हमने डेसिमल लगा दिया। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं, इसलिए हमने माइनस का 2 क्लियरली यहाँ पे लिख दिया। मतलब हमारे ये दोनों डिफरेंस मैच कर गए, तो यहीं से क्लियर होगा कि एपी हो सकता है, मतलब होगा ही 100%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A4 में से A3 माइनस करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे, वही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका। और 72 में से 52 घटाएंगे तो 20 बचेगा, मतलब 72 में से 52 जाएगा तो कितना बचेगा 20। यहाँ भी डेसिमल लगा देंगे, एक डिजिट के पहले था, ठीक है। और अब डेसिमल तो हटाना ही है ना, क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो सिंपल क्या आ जाएगा माइनस का 2। अगेन बात करें, अब चूंकि हमारे कॉमन डिफरेंस सेम हो गए हैं, जब सेम हो गए तो हमें लिखना पड़ेगा वी फाउंड कॉमन डिफरेंस आर सेम सो इट इज एन एपी। हमने ये देखा कि कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, तो ये एक एपी होगा। बड़ा ही सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको सेंटेंस बना के दिया है कि हर बच्चा इसमें कुछ ना कुछ लिख सके, ठीक है। आपको ये करना ही पड़ेगा, इससे आप और भी ज्यादा अच्छे से लिख सकते हैं जिसको आता है, लेकिन जिसको कुछ नहीं आता एटलीस्ट वो इतना तो लिख ही ले। साथ ही साथ अब चूंकि हमारे डिफरेंस सेम हो गए तो हमें जो है अगली 3 टर्म निकालना पड़ेगी, इसलिए हम लिखेंगे देयरफॉर नेक्स्ट 3 टर्म्स आर A5 का फार्मूला होता है A4 प्लस डी, है ना। A5 जब भी हम निकालेंगे तो उससे एक कम करके उसमें डी जोड़ते हैं, A6 निकालेंगे तो उससे एक कम करके उसमें डी जोड़ते हैं, और A7 निकालना है तो उससे एक कम करके उसमें डी जोड़ते हैं। तो A4 की वैल्यू रखी, प्लस किया क्योंकि प्लस जोड़ना पड़ेगा, और डिफरेंस कितना था माइनस का 2, सब में एक जैसा निकला। अब यहाँ पे माइनस माइनस, ये देखो प्लस माइनस पहले तो हो गया माइनस, फिर ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मतलब 7/2 में 2 जोड़ेंगे तो ये 2 में 7 जुड़ेगा। ध्यान रखना ये डेसिमल के आगे वाली वैल्यू है तो आगे वाली वैल्यू में जुड़ेगी, आप ये इसमें मत जोड़ देना वरना 7.4 हो जाएगा ये, जो कि गलत हो जाएगा, है ना। ध्यान रखना कि जब भी 7.2 में अकेली वैल्यू जोड़ना है तो यहाँ नहीं जुड़ेगी, वो आगे जुड़ेगी, क्योंकि इसके पीछे एक डेसिमल था जो हमने हटा दिया, तो ये हो जाएगा 9.2। अगर आप यहाँ लिख के जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 7.4, जो कि पूरी तरीके से गलत होगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है, अच्छा भला आता हुआ क्वेश्चन आपको गलत मतलब पूरा की पूरा रॉन्ग हो जाएगा और आपको नंबर नहीं मिलने वाले। आगे बात करें A6 की वैल्यू निकालनी है, A6 में भी हम क्या करेंगे A5 में डी जोड़ेंगे। A5 हमारा अब भी जस्ट निकला है ताजा ताजा, A5 है माइनस का 9.2 प्लस, उसके बाद डिफरेंस जो है माइनस का 2 है, प्लस माइनस अगेन माइनस, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मैंने फिर से कहा था ये 2 आगे वाली में जुड़ेगा, मतलब 9 में 2 जुड़ेगा तो 11, क्योंकि डेसिमल के पीछे वाली वैल्यू और ये एज इट इज रहेगी। इसके पीछे डेसिमल की वैल्यू होती तो वो जुड़ जाता, और डेसिमल की वैल्यू थी सही, यहाँ पे हमने हटाई, और 0 में 2 जोड़ेगा तो वैसे भी 2 ही आएगा, ठीक है। तो इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि करे तो करे क्या, इसमें वाली बात नहीं है, ठीक है। A7 इज इक्वल टू A6 प्लस डी, अगेन वैल्यू पुट करेंगे, प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2, 11 में 2 जोड़ेगा तो 13.2। इस तरीके से हमारी 3 वैल्यूज आ गई, इसको हम कर देंगे आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी सीरीज मैंने ऑलरेडी लिख दी है, गिवन कर दिया है यहाँ पे -10 -6 -2 और 2, ठीक है। पूरी की पूरी सीरीज मैंने उतार के रख ली है। अगेन आपको क्या करना है, A2 में से A1 को माइनस करना है। जब A2 में से A1 को माइनस करेंगे तो माइनस इस फार्मूले का माइनस रहेगा, और वैल्यू अपना माइनस भी लेके आई तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर से माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, लेकिन बड़ी वाली पे प्लस था तो यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस। ये छोटे छोटे बेसिक आपको दिमाग में रखना है, अदरवाइज आपका कभी भी क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। अगर बेसिक आपकी क्लियर नहीं है तो फिर तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आनी ही है। आगे बात करें, A3 में से A2 माइनस करेंगे, फिर A3 की वैल्यू हमने लिख दी और A2 की वैल्यू हमने लिख दी, और बीच में माइनस लगाना जरूरी, क्योंकि हमारा फार्मूला ये कहता है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, अगेन माइनस प्लस होगा, माइनस 6 में से 2 जाएगा बचेगा 4, बड़ी पे प्लस था तो यहाँ भी क्या आएगा प्लस। इसके बाद बात करें तो होता है हमारा A4 माइनस A3। A4 कितना दे रखा है हमको 2 दे रखा है, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है, ध्यान रखना ये गलती से नहीं लिखा है, क्वेश्चन में ही ऐसा है। और आपको जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, कई बार तो ऐसा रहता है 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस ऐसा भी चलता है, तो आपको वो ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव हो गया है ना। अब पॉजिटिव हो गया है तो आपको पॉजिटिव की वैल्यू रख देनी, साथ ही साथ माइनस लगाना फार्मूले में है, और उसने चूंकि क्या बोला है कि A3 को माइनस करना, A3 की वैल्यू माइनस में है तो आपको प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
और ये तो ऑलरेडी प्लस का था, तो 2 और 2 जोड़ के कितना हो जाएगा 4। एक चीज क्लियर है कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम मिल गया है। अब कॉमन डिफरेंस सेम मिल ही गया है तो हमको क्या है, जो आगे की नेक्स्ट ही टर्म को फाइंड करना है। तो A5 फाइंड करेंगे। A5 के लिए A4 में D को जोड़ना है। A4 की वैल्यू 2 है, उसमें D 4 जोड़ेंगे तो 2 और 4 कितना हो जाएगा 6। एज इट इज A5 में D जोड़ना है। A5 की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 6 निकाली है ना। A5 की वैल्यू कितनी निकाली 6, और उसमें D जोड़ना है तो 4 जोड़ के कितना हो जाएगा 10। अगेन हमको जो है A6 में D जोड़ना है। A6 की वैल्यू अभी हमने 10 निकाली और उसमें 4 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा। इस तरीके से हमको A5, A6 और A7 मिल जाएगा, जो कि हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5, जिसका मैंने सीरीज लिख लिया है यहाँ पे, जिसमें लिखा है गिवन 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2, और एज इट इज ये एपी आगे बढ़ेगा या सीरीज आगे बढ़ेगी। अब ये एपी है या नहीं वो चेक करना है। तो A2 में से A1 को माइनस करेंगे। A2 की वैल्यू पहले पूरी लिख दी मैंने, फिर माइनस लगाया, ठीक है, और A1 की वैल्यू लिख दी, मतलब कि 3। अब इसमें से इसको माइनस करना है। ध्यान रखना ये रूट वाली वैल्यू है, ये कैलकुलेट नहीं होगी और ये आपके जो है नेचुरल नंबर में आ जाएगा, ठीक है, मतलब ये नंबर्स में आ जाएगा, है ना, और ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये इसमें तो कैलकुलेट होने से रही, तो 3 से 3 कैलकुलेट होगा। ये 3 प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों कैंसिल होंगे तो केवल √2 की वैल्यू यहाँ पे बच जाएगी। आगे बात करें, A3 में से A2 माइनस करना है। A3 क्या दे रखा है हमको, 3 + 2√2, और माइनस का हमको जो है A2 दे रखा है 3 + √2, हमने यहाँ पे लिख दिया। माइनस बाहर लगा हुआ है, जब अंदर मल्टीप्लाई होगा, देखो पहले तो आपको ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे माइनस का 3, माइनस का प्लस में करेंगे माइनस का √2। जब ये सारा ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 में से 3 जाएगा तो वैसे ही 0 हो जाएगा। ये दोनों तो कट गए हमारे, है ना। मैं चाहूँ तो इस आपके लिए इसको काट भी देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको पहचानने में आसानी हो जाए। 3 से कट गया 3, ऐसे ही यहाँ पे भी 3 से 3 कट चुका था तो √2 बचा था, ठीक है। अब यहाँ पे 2√2 है और यहाँ पे सिंगल √2 है, तो 2 √2 में से सिंगल √2 अगर माइनस भी हो जाएगा तो एक √2 तो बचेगा ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसके लिए। आगे बात करते हैं, A4 में से A3 माइनस करना। अगेन सेम कंडीशन वही बनेगी कि पहले आप A4 की वैल्यू लिखोगे, फिर माइनस लगाओगे और A3 की वैल्यू लिखोगे, और इसको ब्रैकेट में लिखना ही पड़ेगा क्योंकि पूरी की पूरी वैल्यू जो है अपने साथ में प्लस लेके आ रही है, कोई साइन लेके आ रही है। अब माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये तो माइनस का 3 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का 2√2। अगेन यहाँ पे भी सेम कंडीशन, इस 3 से तो ये 3 कट जाएगा, और प्लस के 3 में से माइनस का 2 जब माइनस होगा, मतलब 3 में से 2 घट जाएंगे तो सिंगल बचेगा √2, तो √2 हमारा आंसर होगा। इस तरीके से हमको कॉमन डिफरेंस सेम मिल गया। अब जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो हमको लिखना पड़ेगा वी फाउंड कॉमन डिफरेंस आर सेम, इट इज एन एपी। अब नेक्स्ट जो 3 टर्म्स है उसको निकालेंगे कैसे, A5 की वैल्यू निकालना है। A5 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, A4 में D जोड़ेंगे। A4 की वैल्यू लिख दी और उसमें D जोड़ दिया, तो 3√2 में 1√2 जोड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4√2। 3 में 1 जुड़ जाएगा तो 4√2 बन जाएगा। √2 तो पीछे की पहचान है, ध्यान रखना, ये आपका बेसिक है 9th का, जो बहुत काम आने वाला है। आगे बात करते हैं, A6 की वैल्यू निकालना है तो A5 में D जोड़ेंगे। A5 की वैल्यू ये पूरी है, उसमें डिफरेंस जो हमारा सेम निकला है उसी को जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो 4 में 1 जुड़ेगा तो 5 हो जाएगा, और 3 तो आगे चल ही रहा है क्योंकि इसका तो कोई लेना देना ही नहीं बेचारे का, रूट वाली वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट होगी। A7 की बात करें, A7 में A6 जुड़ेगा। A6 की वैल्यू आपने निकाल रखी, यहाँ पे रख दे। डिफरेंस आपका सेम रहेगा हर बार, 5 में 1 जुड़ जाएगा तो 6 हो जाएगा। ऐसा मत करना 5 में 2 जोड़ दे, क्योंकि ये √2 है ना, ये इसकी पहचान है पीछे की, 5 में सिंगल √2 जुड़ेगा तो 6 √2 बन जाएगा। इस तरीके से ये हो जाएगा आपका आंसर। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, इसमें भी आपको दे रखी है ऑलरेडी, सीरीज दे रखी है। सीरीज बड़ी अच्छी है, 0.2, 0.22, 0.222 और 0.2222, ठीक है। हमेशा भी नहीं बोल सकते 222, 2000, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि डेसिमल के बाद जो भी डिजिट होती है उसको सिंगल टाइम ही हमको काउंट करना होता है। अब A2 में से A1 को माइनस करेंगे। A2 की वैल्यू हमने लिख दी, A1 की लिख दी। जब माइनस करेंगे तो देखना माइनस किस तरीके से होता है, 0.22, उसके बाद इस वाली का डेसिमल लगाओ और पीछे इसका 2 लगा दो, और डेसिमल के आगे वाली मतलब 0, तो ये 2 तो बच जाएगा। 2 में से 2 गया 0, डेसिमल का डेसिमल, और 0 में से 0 गया 0। इट्स मीन कि हमारा आंसर ये रहेगा। आपको डेसिमल वाली वैल्यू कैलकुलेट करते आनी चाहिए। मुझे इतना तो विश्वास है कि 10th में हो तो आप इतना तो पढ़ के आए होंगे, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे बच्चे जिनको छोटे छोटे बेसिक्स नहीं आते, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले सबसे पहले डिजिट लिख दी
और उसके बाद जो अगले डिजिट का डेसिमल है वो लगा दो, उसके पीछे वाला नंबर लिख दो, उसके आगे वाला नंबर लिख दो, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना और आंसर के नीचे भी डेसिमल ही आएगा। आपको बस इस तरीके से इसको फॉलो करना है। ऐसे ही आप जो है A3 में से A2 माइनस करेंगे तो A3 की वैल्यू लिख दिया आपने, तो 0.222, और जो है A2 कितना है आपका, तो A2 का आप पहले डेसिमल लगा दो, ठीक है। उसके पीछे जो है 22 है तो पीछे 22 लगा दो, और आगे 0 है तो आगे 0 लगा दो। तो यहाँ से भी 2 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल, और 0 में से 0 गया 0। इसका मतलब यही चेक हो गया कि हमारा कॉमन डिफरेंस अलग आ रहा है, तो ये तो एपी होगा नहीं, लेकिन फिर भी तीनों टर्म को सॉल्व करना है। तो A4 में से A3 गया, सेम चीज यहाँ पे करेंगे, माइनस करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी। तीनों अलग हो रही है, मैच नहीं हो रहा, हम लिख देंगे वी फाउंड जो अपना कॉमन डिफरेंस है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया CDR नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन एपी, तो ये एक एपी नहीं हो सकता या नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने सारी पूरी की पूरी सीरीज वापस लिख दी है, ठीक है। सॉल्यूशन ही कर दिया है ताकि टाइम बच जाए अपना, गिवन करके लिख दिया है सीरीज को एक बार, क्वेश्चन आप अलग से लिखेंगे, उसके नीचे फिर गिवन करके सीरीज लिखेंगे। हियर A2 में से A1 माइनस करना है, मैंने A2 लिखा, फिर माइनस का साइन लगाया और A1 को लिख दिया। अब जाहिर सी बात है 4 में से 0 घटाओ तो वो तो माइनस का 4 ही रहेगा, है ना, माइनस की वैल्यू जो है दे रखी वही रहेगी। उसके बाद A3 में से A2 घटाना, A3 लिखा माइनस का 8, फिर इसका माइनस लगाया और A2 का -4 लिख दिया। माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा, प्लस, और माइनस का 8 आगे रहेगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, बड़ी पे माइनस था इसलिए यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस। एज इट इज A4 में से A3 माइनस करेंगे तो A4 की वैल्यू 12 हो जाएगी माइनस का, और उसके बाद में माइनस फार्मूले वाला लगाना है, और उसके बाद A3 की वैल्यू जो कि -8 दे रखी है उसको ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं रह सकते। अब माइनस माइनस ये भी बन जाएगा प्लस का 8, आगे माइनस का 12 है, इसे फिर से माइनस प्लस होता है माइनस, 12 में से 8 गया तो बचेगा माइनस का 4। अब देख के लग रहा है कि तीनों -4 मिल गए, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट डालना है। उसके बाद A5 A6 और A7 निकालेंगे। A5 निकालने के लिए A4 में जोड़ेंगे डिफरेंस, A4 कितना दे रखा है, माइनस का 12, ठीक है, लास्ट वाले डिजिट, उसमें हमको क्या जोड़ना है, डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना है हमारा, -4, -4 जोड़ना है इसलिए प्लस, और इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ये भी प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, है ना, और माइनस का 12 आगे है ही सही, तो माइनस माइनस प्लस, 12 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, लेकिन दोनों पे साइन माइनस का था तो माइनस का 16। अब A6 के लिए क्या करेंगे, A5 में जोड़ेंगे डिफरेंस, तो A5 की वैल्यू आपको लिखना पड़ेगी -16 जो आपने अभी निकाली है, साथ ही साथ प्लस लिखेंगे क्योंकि फार्मूले में है, और माइनस इसलिए क्योंकि डिफरेंस माइनस का था, है ना, सभी जगह डिफरेंस माइनस का चलेगा तीनों जगह। उसके बाद में प्लस माइनस ये भी हो जाएगा माइनस, अगेन माइनस माइनस होगा प्लस, तो 16 में 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 20। A7 की वैल्यू, A6 में फिर डिफरेंस जोड़ेंगे तो A6 की वैल्यू -20 है, ठीक है, अभी निकाली, प्लस माइनस का 4 डिफरेंस है, फिर से प्लस माइनस बन जाएगा माइनस, तो ये भी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, मतलब माइनस का 24। ये छोटे छोटे बेसिक्स से जो आपको क्लियर करना पड़ेंगे, आपका काम आसान हो जाएगा। जरा सी प्लस माइनस की मिस्टेक हुई तो आपका, अगर वो एपी होगा भी, अगर वो एपी दिख भी रहा होगा तो आप उसको एपी नहीं बोल के उसको क्वेश्चन को गलत कर दोगे, ठीक है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें मैंने लिख दिया गिवन जो है सीरीज दे रखी -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, सेम डिजिट को उसने रिपीट किया है सीरीज में, ठीक है। तो अगर सेम डिजिट रिपीट होती है तो वो तो एपी होता ही है, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर जब भी सेम डिजिट रिपीट हो रही है तो वो एक एपी ही होगा, है ना, उसको हम एपी ही बोलेंगे। तो ध्यान रहे, आपको छोटे छोटे बेसिक दिमाग में रखना है, सेम डिजिट अगर रिपीट हो रही है, हाँ प्लस माइनस अगर होता है तो वहां पे थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, वहां पे एपी ना होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। आगे बात करें, A2 में से A1 घटाना है। अब इस पूरे में से यही पूरा माइनस करना है, देखना ये सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस करना है, तो ऑब्वियस है वो तो 0 ही आएगा। अगेन सेम में से सेम माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा, फिर सेम में से सेम माइनस करेंगे तो 0 आएगा, कॉमन डिफरेंस सेम हो गया। A4 में D जोड़ना है, A4 कितना है, -1/2, उसमें D मतलब 0 जोड़ना है, डिफरेंस तो 0 ही निकला। अरे जब किसी नंबर में कुछ जोड़ना ही नहीं तो वही नंबर आंसर होगा। सेम वापस इसको यहाँ लिखेंगे, D0 को जोड़ेंगे तो यही आएगा, फिर इसको यहाँ लिखेंगे, D जोड़ेंगे तो यही आएगा, मतलब 0 0 0 सेम हो जाएगा। उसके बाद A5 भी यही रहेगा, A6 भी यही रहेगा, A7 भी यही रहेगा, और लॉजिक भी यही कहता है जब सब कुछ सेम है तो आगे के पैटर्न भी सेम चलेंगे। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपको एक सीरीज दे रखी है 1, 3, 9 और 27, ठीक है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, A2 में से A1 माइनस करना है, 3 में से 1 जाएगा 2, ठीक है। A3 में से A2 माइनस करेंगे, 9 में से 3 गया 6,
यहीं पे पता चल गया कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। ऐसे ही एज इट इज हम आगे सॉल्व करेंगे, 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो हमको लिखना पड़ेगा वी फाउंड कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम सो इट इज नॉट एन एपी। ठीक है, देखते क्वेश्चन नंबर 10 जो कि काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे दे रखा है a, 2a, 3a, 4a, ऑब्वियस है आगे आएगा 5a, 6a और 7 है। ठीक है, लेकिन निकालना हमें पड़ेगा उसे। सबसे पहले चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस की वो सेम है या नहीं। तो a2 में से a1 घटाएंगे, a2 की वैल्यू है 2a और a1 की वैल्यू है a, माइनस करेंगे तो 2a में से एक ही जाएगा तो सिंगल a बचेगा। एज इट इज 3a में से 2a जाएगा तो सिंगल a बचेगा और 4a में से 3a जाएगा तो सिंगल a बचेगा। We found that common difference are same, so it is an AP। हमने देख लिया कि कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये क्या होगा, एक एपी होगा। इसीलिए therefore next 3 terms are, तो हमको अगली 3 टर्म लिखना पड़ेगी। 3 टर्म कौन सी, A5, A6 और A7। A5 के लिए क्या करेंगे, A4 में D जोड़ेंगे और A4 की वैल्यू क्या थी 4A, 4A में D डिफरेंस कितना है, A है, तो 4A में एक A और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5A। अगेन 5A यहाँ आएगा, उसमें भी डिफरेंस जोड़ेंगे 6 से हो जाएगा और फिर वो यहाँ आएगा उसमें भी डिफरेंस जोड़ेंगे तो 7A हो जाएगा। ये बार बार हम ये प्रोसेस कर रहे हैं, आपको इतना तो याद ही हो जाना चाहिए किस तरीके से हम लोगों को इसको आगे भी करना है। इसी के साथ चलते अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 भी इंटरेस्टिंग है। ए दे रखा है, ए का स्क्वायर दे रखा है, ए का क्यूब दे रखा है, ए का 4 दे रखा है। मैं एक बात बता दूं, जब भी इस तरीके से बढ़ती हुई पावर रहती है ना, जैसे मान लो 1 है, पावर 2 है, 3 है, 4 है, इस तरीके से इंक्रीज होती हुई पावर या डिक्रीज होती हुई पावर होती है ना, असेंडिंग या डिसेंडिंग में, तो वहां पे हमेशा एपी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये भी छोटा सा बेसिक आपको दिमाग में रखना है। फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। A2 में से A1 को माइनस करना है। A2 की वैल्यू लिख दी A स्क्वायर माइनस A लिख दिया। ठीक है, क्योंकि A1 क्या दे रखा है A। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, तो आप कहोगे सर A यहाँ भी है, A यहाँ भी, A को कॉमन निकालो। यहाँ A का स्क्वायर है मतलब A 2 बार था, एक बार बाहर आ गया तो एक बार अंदर बचना चाहिए माइनस। यहाँ A सिंगल बार था वही बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा 1। ठीक है, बेसिक चीजें। अब A3 में से A2 माइनस करना, A क्यूब है माइनस का A स्क्वायर है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, तो मेरी एक बात सुनना, A क्यूब है ना, तो A क्यूब को कैसे लिखते हैं हम, ऐसे, माइनस A स्क्वायर है तो A को 2 बार लिखेंगे। इसका मतलब 2 बार A यहाँ भी, 2 बार A यहाँ भी, तो A का स्क्वायर बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा A माइनस 1, क्योंकि पूरा स्क्वायर बाहर चले गया, इधर तो 1 ही बचना है। ठीक है, मैं फिर बताता हूँ, जो छोटी वाली वैल्यू रहती है ना उसको कॉमन निकाल दो, है ना, और अंदर एक ए तो बचेगा। जैसे A4 में A3 तो हो गई होगा, तभी तो वो 4 बना है आगे चल के, मतलब इसके पास एक ए ज्यादा है ना। इसी तरीके से इसमें से भी जब कॉमन निकालोगे तो आपको बचेगा A-1। A-1 जरूर कॉमन है लेकिन इसके बाहर वाली वैल्यू सेम नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये भी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए ये भी केपी नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको रूट की वैल्यू दे रखी है, √2, √8, √18 और √32। आप चाहे तो इसको यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप एक तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं और करके। ठीक है, आपको थोड़ा इजी हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो, जो नया तरीका बता रहा हूँ वो भी कर सकते हैं। आप एपी को फिर से जमा ले, 2 √2 लिख दिया। √8 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 √2, क्योंकि इसके अगर फैक्टर करोगे तो इसमें 2 का पेयर बाहर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही √18 को क्या लिख सकते हो आप, 3 √2, है ना, क्योंकि अंदर अगर 18 के फैक्टर को तो 9 2 जा 18 होता, 9 किसका स्क्वायर होता 3 का, तो 9 बाहर आएगा तो 3 बन जाएगा। एज इट इज बात करें तो 16 इंटू 2 होगा, मतलब यहाँ पे 4 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा √2। तो 2 √2, 3 √2 और 4 √2 ये पैटर्न बन जाएगा। आप चाहे तो A1, A2, A3 और A4 इसको भी मान के सीधे आप यहाँ पे रख के सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं जो मैंने कर रखा है। मैंने क्या कर रखा है, A2 में से A1 को माइनस करना है, A2 की वैल्यू लिखी, A1 की लिखी। अब √8 के फैक्टर यहाँ भी करके आप क्लियर वैल्यू करोगे, 2 को बाहर निकालोगे, है ना, ये तो निकालते आता है ना, मैं बता देता हूँ नहीं आता होगा तो √8 को अगर आप फैक्टर करोगे तो इस तरीके से 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा रूट के अंदर। अब इसमें से एक पेयर 2 का बाहर आ जाएगा तो अंदर एक बचेगा। एज इट इज रूट जो 18 है इसको क्या लिख सकते हो, 9 इंटू 2, और 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो ये 3 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 2। एज इट इज जो है आपका कौन सा दे रखा है, 32, है ना, 32 दे रखा है, तो 32 को कैसा लिख सकते हो, 16 इंटू 2, तभी 32 बनेगा। वो 16 होता है 4 का स्क्वायर, तो 4 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा √2। ऐसे ही आपको ये सारी चीजों को सॉल्व कर लेना है। जब सॉल्व करोगे और आप वैल्यू रखोगे तो आपको माइनस करना है। जैसे 8 बन गया 2 √2,
अब 2√2 में से -√2, एक √2 घट जाएगा तो एक √2 बचेगा। यहाँ पे 2√2 है, उसमें से सिंगल √2 गया तो सिंगल √2 बचेगा। अगेन हमने इसको भी सॉल्व किया तो 3 बाहर आ गया। अब 3√2 में से 2√2 जाएंगे तो अगेन फिर सिंगल बचेगा, है ना। 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 में से 2 गए तो एक √2 बचेगा। 32 को भी जब हमने क्लियर किया तो 4√2 बन गया, और 18 को हम क्लियर करेंगे तो 3√2 बन जाएगा, जो कि हमने अभी बनाया था यहाँ पे। अब 4 में से 3 जाएगा तो एक ही तो बचेगा, कॉमन डिफरेंस सेम निकल गया, बस वैल्यू में पुट करना है। A5 निकालना है, A5 के लिए A4 में डिफरेंस जोड़ना है। A4 कितना दे रखा है हमको 32, और 32 को हमने क्या लिखा था 4√2 प्लस √2 उसमें जोड़ना है। √2 क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि डिफरेंस है, और डिफरेंस अभी हमने निकाला है तो √2 जोड़ेंगे। अब 4√2 में एक √2 जुड़ जाएगा तो 5√2 बन जाएगा। अब देखो जिस तरीके से हमने यहाँ पे वैल्यूज को बाहर निकाला था, एक पेयर को बाहर निकाला था, है ना, 2 का पेयर बाहर निकाला तो 2 बन गया था। ऐसे अगर मैं 5 को वापस अंदर भेज दूं तो वो डबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये किसी का स्क्वायर होके बाहर आया होगा, तो ये वापस जब अंदर जाएगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, है ना, और 25 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 50 हो जाएगा, मतलब 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा 50। एज इट इज आपको A6 की वैल्यू लिखना है। A6 A5 क्या हो जाएगा प्लस डी। A5 आपको कितना दे रखा है 5√2, अभी आपने निकाला। 50 को आप ये वाला लिखना है ना, वरना फिर से फैक्टर करना पड़ेंगे। तो 5√2 में √2 जोड़ेंगे तो 6√2 हो जाएगा, और 6 को अंदर भेजेंगे तो ये भी डबल हो जाएगा। 6 6 होता है 36, और 36 का डबल होता है 72। तो अगला भी मिल गया हमको। अब बात करते हैं A7 की। A7 क्या दे रखा है A6 मतलब 72, लेकिन 72 की ये वाली वैल्यू नहीं लिखेंगे हम, ये वाली वैल्यू लिखेंगे ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7√2 हो जाएगा। 7 को जब अंदर भेजेंगे तो बन जाएगा 49, और 49 का डबल कितना होता है 98। थोड़ा सा आराम से इस क्वेश्चन को समझ के करना, आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा टेंशन वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, क्योंकि समय कम है और वीडियो लंबा ना हो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी बताना पड़ रहा है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की सीरीज दे रखी है √3, √6, √9 और √12। आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन अपने हिसाब से क्या ही लिखोगे, यहाँ पे √9 दे रखा है, इसको ऐसे ही रहने देना। बहुत से लोग क्या करेंगे √9 को क्लियर करके 3 लिख लेंगे, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, आप रूट में ही चलने दो, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 6 लिख रखा है मैंने, 6 में से 3 जाएगा, √3 मतलब A2 में से A1 घटाना। सबसे पहले हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो डिफरेंस निकालने का यही तरीका है। A2 में से A1 जाएगा, A3 में से A2 जाएगा, A4 में से A3 जाएगा। जब माइनस करा तो √6 में से माइनस √3, है ना, इस तरीके से √6 में से माइनस होगा √3। √6 को मैं क्या लिख सकता हूँ √3 इंटू √2। मैंने वैसे इस क्वेश्चन को यहाँ पे करके बताया, आप देखेंगे कि इस वाले पोर्शन को आप यहाँ देखो, √3 को तो √3 है, तो √6 को आप क्या लिख सकते हो √3 इंटू √2, क्योंकि 6 के फैक्टर क्या होते हैं 3 इंटू 2, और इन दोनों के रूट मैंने सेपरेट कर दिए। ऐसे ही 9 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, सेपरेट कर दिया। 12 को लिख सकते हैं √3 इंटू √4, ठीक है, मतलब एक √3 तो सब में कॉमन होना चाहिए। आगे बात करूं यहाँ पे तो √6 को मैंने ये लिख दिया माइनस √3 यहाँ पे है। अब इस पूरे पोर्शन में और इस पूरे पोर्शन में इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, तो आप कहोगे √3 कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा √2 माइनस, अब यहाँ से √3 बाहर आई गया तो यहाँ क्या बचेगा 1। एज इट इज ये वाला क्वेश्चन है जहाँ पे A3 माइनस A2 है। अब A3 माइनस A2 मतलब √9 में से √6 घटाना, और √9 को हम क्या ले सकते हैं 3 इंटू 3, ठीक है, √3 इंटू √3, तो √3 यहाँ पे लिख दिया, इंटू √3 लिख दिया, माइनस √6 को अभी बताया मैंने √3 इंटू √2 लिखना है, यहाँ पे लिख दिया। इन दोनों में से भी √3 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा √3 और यहाँ बचेगा माइनस का √2। देख के ही लग रहा है हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है ही नहीं, मतलब ये एपी होगा ही नहीं, लेकिन फिर भी अगली पोजीशन सॉल्व करना पड़ेगी। तो A4 में से A3 माइनस होगा। A4 लिख रखा है √12, √12 को लिख सकते हैं √3 इंटू √4, और यहाँ लिख सकते हैं √3 इंटू √3। इन दोनों में से √3 कॉमन निकलेगा, यहाँ बचेगा √4 और यहाँ बचेगा √3। तो यहाँ पे लिख देंगे वी फाउंड द कॉमन डिफरेंस आर नॉट द सेम, ठीक है, हमारा कॉमन डिफरेंस सेम ही नहीं है, इसलिए जो है ये एक एपी नहीं होगा। हमें ये वर्डिंग्स लिखना पड़ेगी छोटी सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी जो है काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे सब नंबरों का स्क्वायर दे रखा है। अब सब नंबरों का स्क्वायर होना कई बार ये अच्छा भी होता है, कई बार अच्छा नहीं भी होता है, डिपेंड करता है कि किसे नंबर दे रखे हैं, उनके बीच का गैप कितना है। अब 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। मैं इसको क्लियर करके एक काम करता हूँ, नई सीरीज बना लेता हूँ। 1 का स्क्वायर होता है 1, 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का होता है 25 और 7 का होता है 49। अब मैं इसी सीरीज को फॉलो करके इस क्वेश्चन को करूंगा, ठीक है, ताकि मुझे ज्यादा दिक्कतें ना आए।
तो A2 में से A1 घटाएंगे, A2 में से A1 घटाया 8 बचा, A3 में से A2 घटाया, A3 में से A2 घटाया तो 16 आया, और A4 में से A3 घटाया, A4 में से A3 घटाएंगे तो 24 आएगा। कॉमन डिफरेंस सेम हो ही नहीं रहा है, मतलब ये AP नहीं होगा। देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है A स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर और 73। अलग है ऐसा ही, लेकिन अलग है, लेकिन इसको चेक करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कई बार स्क्वायर हमारे लिए पॉजिटिव होता है, कई बार नेगेटिव भी होता है, तो ये AP दे सकता है ना। 1 का स्क्वायर क्या है 1, 5 का हो जाएगा 25, 7 का हो जाएगा 49 और 73 तो ऑलरेडी दे रखा है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि पेपर में गलत छप गया है, 73 नहीं 7 का क्यूब होगा, और वो होशियारी में उसको गलत कर दे, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, जो दे रखा है उसी पे फोकस रहना है। अब A2 में से A1 माइनस करेंगे, 25 में से 1 जाएगा 24, और A3 में से A2 को माइनस करेंगे तब भी 24, और A4 में से A3 को माइनस करेंगे तब भी 24, मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा सेम हो गया। तो हम यहाँ लिख देंगे वी फाउंड द कॉमन डिफरेंस आर सेम, इट इज एन AP, ठीक है, देयरफॉर इट इज एन AP। सो नेक्स्ट लाइन लिखेंगे देयरफॉर, अब जब AP निकल गया तो देयरफॉर नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, अब अगली 3 टर्म कौन सी होगी, A5 A6 और A7। A5 के लिए A4 में डिफरेंस जोड़ना पड़ेगा, A4 कितना दे रखा है आपको लास्ट नंबर 73, उसमें डिफरेंस आपको 24 को जोड़ना है, जोड़ने के बाद कितना आएगा 97। अगेन A6 निकालना है, तो A6 में A5 में डिफरेंस जोड़ना पड़ेगा, पिछले वाले में डिफरेंस जोड़ेंगे मतलब 97 निकाला था, 97 में डिफरेंस जोड़ेंगे तो 121। अगेन इसमें डिफरेंस जोड़ेंगे तो ये कितना बच जाएगा 142। आपको पूरी प्रोसेस दिमाग में रखनी है, कैलकुलेट करना है, इस क्वेश्चन को बार बार करना है, 4 बार करना है, 5 बार करना है, तभी ये आपसे बन पाएगा, अदरवाइज आप कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता दूं कि आपके मैथ्स के अंदर अगर सबसे इजी और मार्क्स गेनिंग कोई चैप्टर है तो चैप्टर नंबर 5 ही है, क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट है जिसपे पूरा की पूरा चैप्टर घूमता है। आपको बस जो है फोकस करके इसको देखना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ये बिल्कुल आपसे बन जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। तो ये थी मेरे बच्चों पूरी की पूरी एक्सरसाइज। आई होप कि आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। ये पूरा की पूरा एक्सरसाइज आपके दिमाग में आया होगा। मैं आपको फिर बता दूं, ये बेसिक जब तक आप नहीं करेंगे आप आगे की एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। और चैप्टर 5 वाकई में बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें बस कुछ फॉर्मूले आपको याद रखना है, 2-3 फॉर्मूले रहेंगे और सारा की सारा एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, तो आपको अगर 5.2 अगला जो एक्सरसाइज है वो करना है, उसके आगे की एक्सरसाइज करना है, तो आपको 5.1 अच्छे से आना बहुत जरूरी है। एक बार में ये नहीं होता है, आपको 4 से 5 बार इसको देखना होगा, प्रैक्टिस करना होगी। एक ही बार में पूरा वीडियो देख के भी नहीं कर पाओगे, थोड़ा-थोड़ा आप करके देखोगे, कि 2-2 सवाल आप करके देखोगे, तभी ये आपसे बन पाएगा। कोशिश करें जहां आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, वीडियो पॉज कर ले, लिख ले, रोक ले, आपको लग रहा है स्पीड ज्यादा है मेरी, थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोक ले, रिवाइज कर ले, ठीक है। पर आपको ये करना ही पड़ेगा खुद से। और बेसिक आपके इसमें क्लियर होना चाहिए क्लास 9th के, जो आपका इरेशनल नंबर वाला पोर्शन है वो आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दे पाएंगे। डेसिमल वाले कॉन्सेप्ट भी आपके बड़े काम आएंगे, और बोर्ड मार्क्स वाले भी इसमें बहुत काम आने वाले हैं। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, 5.2 के लिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, मैं फिर से बोलता हूँ, प्लीज अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, उन्हें कहें कि आगे शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों तक ये पहुंचे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर्स भी बढ़े, और आप लोग भी सब्सक्राइब करें, नहीं किया हो तो चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, और साथ ही साथ एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें कि आपको ये 5.1 एक्सरसाइज लगा कैसे। थैंक यू सो मच, आपका धन्यवाद।